everyone, welcome to my YouTube channel History with Yashika. I am Yashika, and on this channel we explore the most powerful and interesting stories from history in a simple and engaging way. In today's presentation, we learn about the Gupta Empire, famously known as the Golden Age of India. This was an era when India achieved remarkable progress in science, mathematics, literature, art, and architecture. Great scholars like Aryabhatta and Kalidasa flourished during this time, leaving behind a legacy that still inspires the world. क्योंकि कहते हैं ना, हिस्ट्री सिर्फ पुरानी कहानियों का कलेक्शन नहीं है, ये नॉलेज का वो पावर है जो अंधविश्वास और फेयर को खत्म करता है। क्योंकि जब तक किसी रहस्य, किसी महान लाइफ या किसी हिस्टोरिकल इवेंट को जानोगे नहीं तो उसकी सच्चाई को मानोगे कैसे? क्योंकि नॉलेज फेयर को कैंसिल करता है और हिस्ट्री हमें सच दिखाना सिखाती है। But the Gupta Empire is not only known for its achievements, it is also surrounded by fascinating mystery, from the legend of Vikramaditya to the sudden decline of such a powerful empire. So join me as we uncover the history, achievements and hidden mysteries of the magnificent Gupta Empire. Let's begin our journey into the India's golden age. Introduction. The Gupta Empire is often called the Golden Age of India because it's witnessed major achievements in science, mathematics, literature, art, architecture and trade. जो गुप्ता एम्पायर था उसको हम गोल्डन एज भी कहते थे। अब गोल्डन एज किस वजह से कहते थे? गोल्डन एज इस वजह से कहते थे क्योंकि उनके पास अचीवमेंट थी, बहुत सारी चीजें उन्होंने अचीव कर ली थी बहुत पहले ही। जैसे साइंस में बहुत आगे थे, मैथमेटिक्स में आगे थे, लिटरेचर अच्छा था उनका, आर्ट एंड आर्किटेक्चर वो बहुत अच्छे तरीके से बना लेते, एंड उनका जो ट्रेडिंग सिस्टम था वो भी बहुत अच्छा था। साइंस में जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि अर्थ का एक्सिस कैसे पता चलता, जो आर्यभट्ट थे उन्होंने ही बताया था कि जो हमारी अर्थ है वो अपने एक्सिस पे ही घूमती है। और मैथ्स में डेसिमल्स का जो डेसिमल सबसे पहले बताया था वो भी इन लोगों ने ही बताया था। इसलिए जो गुप्ता एम्पायर को गोल्डन एज ऑफ इंडिया इसलिए कहा जाता है। The Gupta Empire ruled much of northern and central India from around 320 common era to 550 common era. अब जो गुप्ता एम्पायर था वो नॉर्थ से चालू हुआ था, लेकिन उसने पूरा सेंट्रल इंडिया, जो बीच का हिस्सा था पूरा इंडिया का, पूरा रूल करा था। एंड 320 कॉमन एरा से ये लोगों ने रूल करना स्टार्ट करा था एंड 550 तक इनका रूल चला था। During this period, अब इन periods के बीच में India become one of the world's leading center of knowledge and culture. अब 320 common era से लेके 550 common era के बीचों बीच में जितने भी टाइम पीरियड जो चल रहा था उसके बीच हमारी इंडिया थी वो एक ऐसा सेंटर बन चुकी थी, नॉलेज, एक ऐसा सेंटर जिसमें नॉलेज एंड कल्चर बिल्कुल बढ़िया तरीके से सिखाया जाता था कि जिससे बाहर के देश से भी लोग आके यहाँ पे नॉलेज एंड कल्चर सीखते थे, वो भी इंडिया का। फाउंडेशन ऑफ द गुप्ता एम्पायर। अब गुप्ता एम्पायर को फाउंड किसने करा? फाउंडर थे जो चंद्रगुप्ता फर्स्ट थे, जिन्होंने गुप्ता एम्पायर को फाउंड करा था एंड फाउंडेड द एम्पायर अराउंड 320 कॉमन एरा में इन्होंने फाउंड करा था एम्पायर को एंड मैरिड कुमारा देवी, अ प्रिंसेस ऑफ द पावरफुल लिचावी क्लैन। एंड उसके बाद जब इन्होंने गुप्ता एम्पायर को फाउंड करा तो उन्होंने एक प्रिंसेस से शादी करी जिनका नाम कुमारा देवी था एंड वो लिचावी क्लेन की प्रिंसेस थी एंड वो लिचावी जो क्लेन था वो भी बहुत पावरफुल था। जब इन्होंने शादी करी थी तो उनके बाद इनका जो पॉलिटिकल पावर था बहुत स्ट्रांग हो गया था। दिस मैरिज स्ट्रेंथन हिज पॉलिटिकल पावर, यानी कि पॉलिटिकल पावर में इतनी स्ट्रेंथ आ चुकी थी कि इन लोगों को पॉलिटिक्स में भी कोई हरा नहीं सकता था, ये बहुत मजबूत हो चुके थे पॉलिटिक्स के अंदर। अडॉप्टेड द टाइटल, अब उन्होंने उसके बाद एक टाइटल अडॉप्ट करा जिसका नाम था महाराजा धी राजा, यानी कि किंग्स ऑफ किंग्स का इनके पास एक टाइटल आ चुका था पॉलिटिक्स के पावरफुल होने के बाद। ग्रेटेस्ट रूलर समुद्रगुप्ता। अब बात करते हैं ग्रेटेस्ट रूलर समुद्रगुप्ता को, जिनको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। एम्पर समुद्रगुप्ता जो थे वो 330 कॉमन एरा में आए थे, जिन्होंने रूल 380 कॉमन एरा तक करा था। वो सेकंड एंड ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द गुप्ता एम्पायर। ये जो थे ये सेकंड और एक सबसे महान एक रूलर थे गुप्ता एम्पायर के, जो कि दूसरे रूलर थे। ऑफ्टन कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया, इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते थे लोग।
फॉर हिज अनडिफिटेड मिलिट्री कैंपेन्स। अब नेपोलियन ऑफ इंडिया किस लिए कहा जाता था? इसलिए कहा जाता था क्योंकि जो इनकी मिलिट्री थी वो अनडिफिटेड थी, यानी कि इनकी मिलिट्री को कोई हरा नहीं सकता था, इतनी मजबूत और इतनी पावरफुल इनकी मिलिट्री थी। He expanded the realm across the Indian subcontinent. इन्होंने अपने realms को इंडियन सबकॉन्टिनेंट तक एक्सपेंड कर दिया था, यानी कि इनकी जो मिलिट्री पावर थी या इनका पूरा जो वो था किंग, पूरा एम्पायर इन लोगों ने पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट तक फैला दिया था, जिससे कि आगे इनको कभी किसी भी चीज में दिक्कत भी नहीं आती थी। He was not only a master conqueror but also a patron of the arts and a highly skilled musician. ये एक कॉन्क्यूरर ही नहीं थे, मास्टर मतलब कि एक लड़ाई में ही नहीं आगे थे, किंग के उसमें भी नहीं आगे थे, ये उन चीजों में तो आगे रहते थे, जैसे किंग कैसे कंट्रोल करता अपनी राज्यसभा को, राजा वगैरह, अपनी प्रजा को, ये उसमें तो आगे रहते थे, लड़ाई में भी आगे रहते थे, पर सबसे उससे भी ज्यादा ये आगे अपने हाईली स्किल्ड म्यूजिशियंस में, इनको म्यूजिक बहुत अच्छा लगता था, तो ये म्यूजिशियन स्किल्ड मतलब इनके पास एक स्किल भी आती थी जिसमें ये म्यूजिक सीखते थे। इनके म्यूजिक जो था वो बहुत हाई लेवल पे था, तो उनको ये आर्ट में ये बहुत अच्छे से आता था। ये इन सब चीजों के साथ साथ म्यूजिक वगैरह में भी आगे रहते थे। अब आगे जानते हैं इनके बारे में। मिलिट्री जीनियस एंड कॉन्क्वेस्ट क्या थे अब इनके। समुद्रगुप्ता जो थे उन्होंने अपनी सेलिब्रेट करी अनप्रेसिडेंटेड मिलिट्री कैंपेन्स अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। जो समुद्रगुप्ता थे उन्होंने अपनी जीत एंजॉय करी, यानी कि उन्होंने अपनी मिलिट्री को एंजॉय करा कि उनकी मिलिट्री एक तो पूरे इंडिया के रीजन्स वगैरह में फैल चुकी थी, पूरा कब्जा इनका था, बहुत बड़ी मिलिट्री हो चुकी थी इनकी, वो जो पूरे उसमें फैल गई, तो उन्होंने धीरे धीरे करके सारी चीजें एंजॉय करने लगे, इन्होंने सेलिब्रेट करने लगे ये उस चीज को। अब नॉर्थन इंडिया, he conquered 9 kings of the Nagas and annexed their territories, bringing the northern plains firmly under Gupta control. अब जो नॉर्थन इंडिया की बात करी जाए तो वहाँ के जो 9 किंग्स थे जिनको नागास के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने उनको हराया, बट हराने के साथ साथ इन्होंने उनकी जो टेरिटरी थी, इनका लैंड था, वो भी अपने कब्जे में कर लिया था। एंड ब्रिंगिंग द नॉर्थन प्लेन्स फर्मली अंडर गुप्ता कंट्रोल। अब जो नॉर्थन के जो प्लेन्स वगैरह जितने भी वहाँ की जगह थी, लैंड वगैरह थी, वो गुप्ता के कंट्रोल में पूरी तरीके से आ चुकी थी। अब साउथर्न कैंपेन्स के बारे में जानते हैं। अब धीरे धीरे करके वो लोग साउथ की तरफ बढ़ने लगे, साउथ में भी डिकेन और ईस्टर्न कोस्ट की तरफ। He marched through the Deccan and the eastern coast, defeating 12 kings, including the Pallava ruler Vishnugopa. अब जैसे जैसे वो लोग धीरे धीरे साउथ की तरफ बढ़ते जाते हैं, तो धीरे धीरे वो लोग बहुत सारे रूलर्स को भी हराते जाते हैं, जिनमें से उन्होंने 12 जो वहाँ के जो राजा थे उस समय, उन लोगों को इन्होंने डिफीट करता हरा दिया था, जिसमें से पल्लवा रूलर जो विष्णुगोपा थे उनको भी हरा दिया था। उनके हराने के साथ साथ इन्होंने उनकी rather than annexing their land, he adopted a policy of धर्म विजय। अब जैसे जब इन्होंने उनको हराया था विष्णुगोपा को, तो उन्होंने उसकी लैंड तो हड़पी थी, लैंड वहाँ की अपने कब्जे में कर ली थी, लेकिन उस कब्जे के करने के बाद में इन्होंने एक पॉलिसी अपना ली थी धर्म विजय की। धर्म विजय की पॉलिसी का मतलब है शांति का प्रतीक, जैसे बिल्कुल शांति आ जाती है। इसके बारे में मैंने पूरा टोटल डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने जो हमारी वीडियो थी अशोका एम्पायर के बारे में, उसमें मैंने अच्छे से बता रखा है, क्योंकि उसमें भी सेम चीजें ही हुई थी, तो अच्छे तरीके से उसमें बता रखा है। थोड़ी बहुत चीजें मैं आपको उसमें भी बता देती हूँ। अगर आपको धर्म विजय के बारे में और अच्छे से जानना तो आप वाली वीडियो देख सकते हैं। अब जो धर्म विजय थी वो एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें जो राजा वगैरह होते हैं ना, वो उन लोगों को इसमें अलाउड नहीं होता था कि वो दोबारा से हिंसा की तरफ जाए, यानी कि दोबारा से वायलेंट की तरफ जाए, वो लोग लड़ाई करें, नहीं, इसमें ऐसा नहीं होता था। अगर आपने एक बार धर्म विजय अपना ली तो आपको शांत से ही रहना पड़ेगा, आप लोगों को, और धर्म विजय अपनाने के बाद आप दूसरे लोगों की हेल्प कर सकते हो, उनको क्या चीज की जरूरत है। आप किंग तो हो, बट किंग में आप शांत वाले किंग हो, ऐसे नहीं कि आपको लड़ाई ही करनी पड़ेगी, आप नहीं, इसमें लड़ाई नहीं कर सकते आप लोग। तो उन्होंने इसके बाद से लोगों की हेल्प करना चालू करी थी। बहुत सारी चीजें होती है इसमें धर्म विजय में कि आप बिल्कुल शांति से रहते हो, आपको कोई लड़ाई वड़ाई का कोई इसमें वो नहीं रहता कि आप नहीं लड़ सकते आगे जाके। इन्वेशन विदाउट परमानेंट कैप्चर, क्योंकि ये शांति से रहना चाहते थे उस समय। अब इन्वेशन विदाउट परमानेंट कैप्चर मतलब क्या है कि
पहले पढ़ते हैं रिस्टोरिंग देम टू देयर थ्रोन्स ऑन द कंडीशन ऑफ पेइंग ट्रिब्यूट, यानी कि इन्वेशन विदाउट परमानेंट कैप्चर, अगर आप लोग कुछ खजाना वगैरह खोदते हो तो उसमें से कुछ हीरे वगैरह निकलते हैं जो कि बहुत कई लाखों अरबों करोड़ों के होते हैं। एंड उस समय ये जब राजा जीत के लाते थे ये इन्वेशंस, मतलब जो नई नई हीरे वगैरह जो जीत के डालते थे लड़ाई के समय पे, तो ये जब लाते थे ना, ये उसके बाद क्या करते थे कि अपने थ्रोन्स वगैरह में रिस्टोर कर लेते, यानी कि थ्रोन्स वगैरह में लगा लेते थे। किस चीज को दिखाने के लिए? ट्रिब्यूट को दिखाने के लिए हम लोग बिना पकड़े हुए वहां से उनसे जीत के लाए हैं, इसलिए ट्रिब्यूट के लिए अपने थ्रोन्स वगैरह में ही लगा लेते थे हीरे। अब फ्रंटियर स्टेट्स ऑफ फॉरेन पावर्स क्या है? ओवर अ डजन ट्राइबल स्टेट्स, जो कि बहुत सारी ट्राइबल स्टेट्स होती थी उस समय पे, इंक्लूडिंग उसमें एरियाज में पंजाब, असम एंड मालवा भी आता है, एक्नॉलेज हिज सोवरेनिटी। ही आल्सो रिसीव्ड ट्रिब्यूट्स फ्रॉम कुशान्स एंड साका सत्राप। अब उन लोगों को भी ट्रिब्यूट मिला था, यानी कि एक तरीके से शाबाशी मिली थी कुशान्स और साका सत्राप की, यानी कि जो श्रीलंका के जो किंग थे ना मेघवर्णा, उन्होंने भी उनको परमिशन दी थी कि आप बुद्धिस्ट मोनास्ट्री बना सकते हैं बोध गया में। बुद्धिस्ट मोनास्ट्री मतलब बुद्धिस्ट भगवान का एक मंदिर, उनकी एक बहुत बड़ी तस्वीर, ये सब आप लोग वहाँ पे बना सकते हैं। इनको श्रीलंका के किंग मेघवर्णा ने परमिशन दी थी इनको ये बनवाने के लिए। तो ये होती है फ्रंटियर स्टेट्स एंड फॉरेन पावर्स, जो कि बाहर के देश, बाहर के कंट्री से लोगों को मिलती थी ये काम करवाने के लिए। अब पेट्रन ऑफ आर्ट्स एंड पॉलीमैथ क्या है? बियॉन्ड वारफेयर, अब लड़ाई वड़ाई के छोड़ के, राजा का पॉलिटिकल पावर्स ये सब छोड़ के हम चलते हैं इनकी दूसरी तरफ। अब जो समुद्रगुप्त थे वो एक ब्रिलियंट पॉलीमैथ थे, इनकी मैथ जो थी बहुत बढ़िया थी, नोन फॉर हिज कल्चर, ये अपनी कल्चरल के बारे में बहुत जाने जाते थे। ये किंग्स के, नेपोलियन ऑफ इंडिया, इन सब के बारे में तो लोग इनको जानते थे, लेकिन इनको कल्चरल एंड लिटरेरी अचीवमेंट से भी जानते थे, जैसे कॉइन्स एंड द वीना। अब कॉइन्स में देख रहे हो वीना लेके बैठे हुए हैं। हिज गोल्ड कॉइन्स जो थे, उनके जो गोल्ड कॉइन्स थे वो डिपिक्ट हिम परफॉर्मिंग द हॉर्स सैक्रिफाइस। वो क्या परफॉर्म कर रहा है वो, कि जो हॉर्स है एक, जो सैक्रिफाइस, एक हॉर्स जिसने अपना कुछ सैक्रिफाइस कर दिया, जिसका नाम अश्वमेध है, ये उसको परफॉर्म कर रहे हैं। while others show him seated on a couch, कि बाकी जो लोग थे ना वो उनको देखते थे वो काउच पे, यानी कि सोफा गद्दी, राजगद्दी जो होती थी, वो उन लोगों पे बैठ के वो वीणा प्ले करते थे। एंड इंडिया स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, एंड जो वीणा तो उसको एक इंडियन स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। वीणा आपको पता है जो सरस्वती माता बैठते हैं, जब उनके हाथ में वो वीणा ही होता, वो सितार नहीं होता, वो वीणा लेके बैठती हैं। तो जो वीणा है वो इंडिया का स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है उस जमाने में पहला। Poetry, he assumed the little Kavi Raja, kings of poets, for his poetic talents. अब पोइट्री में इनको एक टाइटल और दिया गया था कवि राजा के नाम से, यानी कि किंग ऑफ पोएट्स। इनको पोएटिक टैलेंट भी इनको बहुत अच्छे से आता था, ये पोएट्स भी बहुत अच्छे तरीके से बोल देते थे, इसलिए इनको कवि राजा के उससे भी दिया गया था अधिकार। टॉलरेंस, थ्रू एन आर्डेंट हिंदू, ये एक ऐसे हिंदू थे कि जैसे किसी और धर्म को नहीं फॉलो कर सकते थे, ना कि अपनी प्रजा को वहां का धर्म फॉलो करवाने देते थे। बट इन्होंने he was deeply tolerant and extended patronage to other faiths, बट उन्होंने उन सब चीजों को भी छोड़ के इन्होंने दूसरे लोगों को सपोर्ट करा, such as supporting the great Buddhist philosopher वासुबंधु। अब एक ग्रेट बुद्धिस्ट फिलोसोफर था जिसका नाम वासुबंधु था। इन्होंने अपने आर्डेंट हिंदू छोड़ के, टॉलरेंट, एक्सटेंडेड ये सब छोड़ के उसको, वासुबंधु को बहुत सपोर्ट करा कि वो एक बुद्धिस्ट फिलोसफर, तो उन्होंने उसको अपना काम करने दिया। द अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शंस क्या है? The primary and most authentic source of information regarding his reign and military exploits as the Pragya Prasasti, इसको प्रयाग्या प्रशस्ति या नाम से भी जानते हैं, जो कि ऑथेंटिक, यानी बिल्कुल ऐसी नहीं कि झूठ वूट हो, नहीं, बिल्कुल सच उससे लिखी हुई है कि ये इंफॉर्मेशन है जो कि इलाहाबाद के पिलर्स पे लिखी गई है, जिसको हम इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं। दिस हाईली डिटेल्ड टेक्स्ट, उस पे जो पिलर्स पे टेक्स्ट लिख रखा है वो
किसने कंपोज करा था? इनका जो पोएट था ना, कोर्ट का राज्य का पोएट जो था हरि सेना, उन्होंने इनके बारे में सारी चीजें उस पर लिखवाई थी कि इनके मिलिट्री कैसे थे, ये रहते कैसे थे, इनको क्या पसंद था क्या नहीं पसंद था, वो सारी चीजें उन्होंने इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शंस पे लिखवा रखी है, जो कि बहुत फेमस है आज के टाइम पे भी। अब चंद्रगुप्त सेकंड एंड विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त सेकंड का नाम विक्रमादित्य था। चंद्रगुप्त जो सेकंड थे वो 375 से उन्होंने रूल करना स्टार्ट करा था, 415 कॉमन एरा तक रूल करा था उन्होंने। द गुप्ता एम्पायर रीच्ड इट्स पीक्स अंडर हिम अचीवमेंट्स। अब जो गुप्ता एम्पायर था वो जब ये इन्होंने रूल करना स्टार्ट करा था ना, तो इन्हीं के अंडर ये पीक पे पहुंचा था, अपनी ऊंचाइयां छुई थी इस एम्पायर ने। अब इनके अचीवमेंट्स क्या थी? डिफीटेड द वेस्टर्न काष्ट्रापास। अब इन्होंने डिफीट करना काष्ट्रापास जो थे वेस्टर्न, उनको डिफीट करा था। एंड इंक्रीज ट्रेड इन फॉरेन कंट्रीज, यानी कि ट्रेडिंग सिस्टम इंक्रीज कर दिया था फॉरेन कंट्रीज के साथ में। मेड उज्जैन एन इम्पोर्टेंट सेंटर। अब आपको पता है शुरू में क्या लिखा था? नॉर्थ से लेके ये लोग सेंट्रल तक आ गए थे। सेंट्रल में आपका मध्य प्रदेश भी आता है, तो मध्य प्रदेश में उज्जैन है, तो उन्होंने उज्जैन को एक इम्पोर्टेंट सेंटर बना दिया था। इनकरेज लर्निंग एंड लिटरेचर। इन्होंने लर्निंग एंड लिटरेचर को इनकरेज करा, उसको बढ़ावा दिया कि आप लोगों को ये सब चीजें सीखनी चाहिए। नवरत्न 9 जेम्स थे इनके पास। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन हिज कोर्ट इंक्लूडेड फेमस स्कॉलर्स सच एज। अब एक ट्रेडिशन चलता था कि हर किसी राजा के पास कुछ फेमस स्कॉलर्स हुआ करते थे बहुत, कि वो उनको हेल्प कर सके उनके आगे की चीजों में। तो उनके पास जो स्कॉलर्स थे वो ये थे कालिदासा, वराह मीरा, अमर सिम्हा। ये इनके 3 फेमस स्कॉलर्स थे जिन्होंने इनकी बहुत हेल्प करी थी आगे जाके। अब गुप्ता कॉल्ड कॉइन हाईली एडवांस्ड कॉइनेज देखता बिल्कुल। जो गुप्ता एम्पायर था वो 320 सीई से चला 550 कॉमन एरा तक, ठीक है। अब सेंटर्ड इन मॉडर्न डे। अगर हम आज 21st सेंचुरी के बारे में टाइम में जाने तो ये है उत्तर प्रदेश में आता है एंड बिहार। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक इसका पूरा जो किंगडम है वो एक्सपेंड हो रखा है। इज हिस्टोरिकली सेलिब्रेटेड एज द गोल्डन एज ऑफ इंडिया। अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो हम इसको गोल्डन एज ऑफ इंडिया के नाम से भी सेलिब्रेट करते हैं। This era of political peace sparked an explosion of mathematical, astronomical and artistic innovation that profoundly shaped Indian civilization. अभी अपने ये जो एरा था ये पॉलिटिकल पीस से तो था, मेरे की जो पॉलिटिकल पीस थी वो बहुत अच्छी थी, पॉलिटिक्स जो था वो बढ़िया तरीके से चलता था, लेकिन जो मेन एक्सप्लोजन था कि किस वजह से ये एम्पायर अपना इतना आगे था, वो इस वजह से मैथमेटिक्स की वजह से। एस्ट्रोनॉमिकल चीज़ें लोगों को वहाँ के जो बड़े बड़े स्कॉलर्स होते थे उनको मैथ्स के बारे में अच्छी चीज़ें पता थी, एस्ट्रोनॉमिकल उनका अच्छा था, आर्टिस्टिक इनोवेशंस उन्होंने करनी स्टार्ट कर दी थी एंड प्रोफाउंडली शेप उन्होंने इंडियन सिविलाइजेशन भी स्टार्ट कर दिया था, यानी कि इनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। शुरुआत भी इनके वहीं से हुई थी, जिससे कि आगे जो अब हम पढ़ रहे हैं मैथ्स, एस्ट्रोनॉमिक्स वगैरह, इंडियन सिविलाइजेशन, आर्टिस्टिक, ये सब इन्हीं से स्टार्ट करी गई चीजें थी जो आज हम पढ़ रहे हैं अपने बुक्स वगैरह में। तो एक रीजन गोल्डन एज ऑफ इंडिया का ये भी कहा जाता है। अब एक नालंदा यूनिवर्सिटी आती है, ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग, जहाँ से दूर दूर से लोग आते थे इसको समझने के लिए, मतलब कि यहाँ पे पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे ना एडमिशन लेना बिल्कुल आसान नहीं होता था। अगर आपको नालंदा यूनिवर्सिटी के ऊपर फुल हिस्ट्री, फुल इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में जरूर बताना, तो नेक्स्ट वीडियो शायद से हम इस पे बना सके, अगर आप कमेंट्स में बताते हो तो। गोल्डन एज ऑफ इंडिया की अचीवमेंट, साइंस एंड मैथमेटिक्स। अब साइंस एंड मैथमेटिक्स के बारे में जानते हैं। अब जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने इंट्रोड्यूस करा था डेसिमल सिस्टम। अब वही के स्कॉलर्स ने डेसिमल सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा था। आज मैथ्स में हम डेसिमल सिस्टम कितना पढ़ते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें, पूरा चैप्टर ही डेसिमल के ऊपर आता है, तो ये इंट्रोड्यूस इनके स्कॉलर से ही करा था एंड द कंसेप्ट ऑफ जीरो भी इन लोगों ने ही करा था। अब एस्ट्रोनॉमर की बात करें, जो फेमस एस्ट्रोनॉमर थे आर्यभट्टा, उन्होंने कैलकुलेट करा था अर्थ का सर्कमफ्रेंस, जिनसे पता चला कि जो अर्थ है वो अपने ही एक्सिस पे रोटेट करती है, वो और कहीं रोटेट नहीं करती, वो अपने ही एक्सिस पे घूमती रहती है। तो ये आर्यभट्टा ने एस्ट्रोनॉमी की वजह से पहचान पाए थे वो अर्थ सर्कमफ्रेंस को कैलकुलेट करने के बाद। अब आर्ट एंड आर्किटेक्चर देखते हैं।
Indian temple architecture flourished and executed murals at Ajanta cave and sculptures at sites like Deoghar were crafted. अगर आप आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करी जाए तो आपने अजंता केव देखी होगी, तो अजंता केव में जो भी स्कल्पचर्स फ्लरिश या कार्व कर रखे वो इन लोगों ने ही कार्व करवाए थे। और एक साइट है देवगढ़ जिसपे देवगढ़ और अजंता केव में इन लोगों के बारे में बहुत सारी चीजें लिख रखी, यानी गुप्ता एम्पायर के बारे में बहुत फोटोज पिक्चर्स सब आर्ट एंड आर्किटेक्चर बहुत अच्छे से कार्व करी गई है। लिटरेचर, अब जो लिटरेचर थी वो थी इनकी संस्कृत लिटरेचर रीच अनपैरेलल हाइट्स। अब जो संस्कृत थी वो बहुत सदियों से चली आ रही है, ये नहीं कि आज के ज़माने में तो है ही नहीं, है पर बहुत कम है, लेकिन बहुत पहले के ज़माने में हमेशा संस्कृत ही लोग पढ़ते थे और उसी से आगे चीज़ें चलती आ रही थी। अब जो संस्कृत लिटरेचर थी वो रीच करी अपने अनपैरेलल हाइट्स पे उस जमाने में, क्योंकि लोग उस समय संस्कृत में ही बोलते थे और संस्कृत में पढ़ा करते थे। लेजेंडरी पोएट जो थे वो भी संस्कृत में काम करते थे एंड जो प्ले राइट थे, सबसे बड़े प्ले राइट थे उस जमाने के कालिदास, जिन्होंने एक मास्टरपीस रोट करा था संस्कृत में। मास्टरपीस एक लिखा था जिसका नाम था अभिजना शकुंतला एंड मेघदूता के बारे में इन्होंने एक मास्टरपीस लिखा था। एंड जो पंचतंत्र की कहानी आप लोग कभी कभार तो आपने सुनी होगी, वो भी इन्होंने ही लिखी थी। मेटलर्जी, अब मेटलर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, जो मास्टर स्मिथ्स ऑफ द ईरा थे ना उस समय, ये इनको मास्टर स्मिथ्स ऑफ द ईरा कहा जाता है। क्रिएटेड टेक्नोलॉजिकल मार्वल्स, इन्होंने टेक्नोलॉजिकल मार्वल्स बनाए थे लाइक द रस्ट रेजिस्टेंट आयरन पिलर ऑफ दिल्ली। रस्ट रेजिस्टेंट मतलब एक ऐसा आयरन पिलर जिस पे कभी भी जंग ना खाए, और ये पिलर दिल्ली में है। अगर आप लोग देखते हैं आजकल के पिलर पे कितनी जल्दी जंग लग जाता है, छोटी छोटी सी आयरन की चीज़ें पे बहुत जल्दी रस्ट लग जाता, बट उस समय पे इन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ करी थी जिसकी वजह से इनके जो जितने भी पिलर्स हुआ करते थे ना, इनके किसी पिलर्स पे एक भी रस्ट नहीं लगता था, एक भी जंग नहीं लगता था, इसलिए उसको आयरन पिलर ऑफ दिल्ली के नाम से भी जानते हैं, और शायद से ये दिल्ली में है भी। कॉइनेज, अब इनका कॉइन्स के बारे में जानते हैं। The dynasty is famous for its masterful artistic gold. जो डायनेस्टी थी वो इसलिए भी फेमस थी क्योंकि इनके पास एक आर्टिस्टिक गोल्ड कॉइन्स था, यानी कि ये लोग ना सिल्वर कॉइन्स यूज नहीं करते थे, गोल्ड के कॉइन यूज करते थे, क्योंकि एक पावरफुल और वेल्दी फैमिली थी। है दैट प्रोक्लेम द वेल्थ, क्योंकि वो जो गोल्ड था ना वो प्रोक्लेम यानी कि क्या चीज क्लेम करता था, एक चीज को दर्शाता था कि उनके पास कितनी पावर्स है, कितने पैसा है, वो सब दिखाता था। पावर ऑफ मोनार्क्स की, राजा के पास कितनी पावर है, कितना पैसा है, लाइक समुद्रगुप्त एंड चंद्रगुप्त सेकंड। इन ये जो दो राजा थे इन लोगों के पास सबसे ज्यादा था ये सब कुछ, पैसा पावर ये बहुत ज्यादा था इनके पास। हम इन तीनों के बारे में बात करते हैं। नोटेबल रूलर्स यानी कि जानने वाले सबसे ज्यादा, चंद्रगुप्त फर्स्ट जो थे वो एक कॉन्सोलिडेटेड द एम्पायर थे थ्रू मार्शल अलायंस एंड मिलिट्री एक्सपेंशन। चंद्रगुप्त फर्स्ट से ही अपने एम्पायर में तो जान जाते थे, पर ये मार्शल अलायंस और मिलिट्री एक्सपेंशन के लिए भी जान जाते थे कि इनकी जो मिलिट्री थी ना वो बहुत एक्सपेंड हो गई थी, इसलिए भी ये जाने जाते हैं। समुद्रगुप्त जो थे वो एक रिनाउंड कॉन्क्यूरर थे जिनको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। वो एक्सपेंड एम्पायर बॉर्डर से पकड़ ली। अब इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो इनकी मिलिट्री थी वो अनडिफिटेड थी, इन्होंने अपनी मिलिट्री को इतना मजबूत बना रखा था कि कभी कोई इनको हरा ही नहीं सकता था, और इसी चीज का इन्होंने फायदा उठा के एम्पायर जो बाकी के एम्पायर थे उनके जो बॉर्डर थे इनको अपने कब्जे में कर लेते, धीरे धीरे करके धीरे धीरे अपना एम्पायर बढ़ाते जा रहे थे, सिर्फ किस वजह से, अपनी मिलिट्री की वजह से। चंद्रगुप्त जो सेकंड थे विक्रमादित्य, अंडर हिज राइन, अब इनके रूलर में जब ये रूल कर रहे थे जो एम्पायर था ना वो एक अपनी टेरिटरी पीक पे पहुंच चुका था, यानी कि अपनी बहुत ऊंचाइयों पे पहुंच चुका था। एंड उनका रॉयल कोर्ट हुआ करता था ना, यानी कि सभा जो हुआ करती थी, मेन सभा जिसमें हुआ करती थी पैलेस में, बिकम अ हेवन फॉर स्कॉलर्स, यानी वहाँ के जो बड़े बड़े स्कॉलर्स होते हैं ना उनके लिए वो हेवन था, यानी कि वहाँ पे बातचीत ही इतने बढ़िया तरीके से होती थी, इसलिए इनको हेवन कहा जाता था उनके रॉयल कोर्ट को। अब साइंस एंड
एंड मैथमेटिक्स। अब साइंस एंड मैथमेटिक्स के बारे में आर्यभट्ट ने जाना था, जिन्होंने कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ पाई की वैल्यू भी इन्होंने निकाली थी। बोलते ना 2 पाई, तो पाई की वैल्यू भी आर्यभट्ट ने सर्च करती। एक्सप्लेन द अर्थ रोटेट्स ऑन एक्सिस। अब आर्यभट्ट ने ये बताया था कि जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे रोटेट करती है। उन्होंने कुछ मेन इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज भी करी थी, जैसे एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, वाघभट्टा, इनके बारे में बताया था। मेडिसिन के बारे में भी इन्होंने बताया था। कंट्रीब्यूटेड टू आयुर्वेदिक नॉलेज, उन्होंने आयुर्वेदिक के बारे में भी बहुत सारी नॉलेज दी थी, क्योंकि आप देखोगे इस जमाने में बहुत आयुर्वेदिक का काम बहुत चलता है। लोग आयुर्वेदिक दवाई खाते तो फटाफट ठीक भी हो जाता है, टाइम लेती है बट ठीक प्रॉपर जड़ से ठीक हो जाते हैं। तो आर्यभट्ट थे जिन्होंने ये सारी चीजें आयुर्वेदिक, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, वाघभट्टा, पाई, अर्थ कैसे रोटेट करती है, मैथ्स के बारे में सब इन्होंने बताया था। जिनके टाइम पे, गुप्त एम्पायर के टाइम पे, क्योंकि ये वहाँ के मेन स्कॉलर्स थे। अब कॉन्ट्रीब्यूटर आयुर्वेदिक नॉलेज, अगर हम आयुर्वेदिक की नॉलेज के बारे में जानते हैं, उसमें आता है लिटरेचर, पढ़ाई लिखाई। वहाँ तक कालिदास जो थे वो अपने फेमस वर्क के लिए फेमस थे, जैसे अभिजना शकुंतलम इनके एक फेमस वर्क था, जिन्होंने इन्होंने प्ले लिखा था। अभी आप देखोगे तो एक शकुंतला और इनके मेघदूता, इनके ऊपर भी एक स्टोरी फेमस है। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी। ठीक है। एजुकेशन के मामले में इम्पोर्टेंट लर्निंग सेंटर से, जिनका नाम नालंदा यूनिवर्सिटी था और एक था तक्षशिला। अब ये जो यूनिवर्सिटी है, ये दोनों यूनिवर्सिटी बहुत, क्या बता, ऐसी दो यूनिवर्सिटी थी। तक्षशिला के अंदर आपको लड़ाई कैसे करते हैं ये सब सिखाते थे, आपको पढ़ाई कैसे करते हैं, आप वो सब चीजें जान पाते थे। नालंदा में आप लोग प्रॉपर तरीके से ज्ञान से भरा हुआ था ये दोनों यूनिवर्सिटी। अगर आप लोग इन दोनों के ऊपर प्रॉपर वीडियो हिस्ट्री इंफॉर्मेशन चाहते हो तो मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको तक्षशिला नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में चाहिए, तो मैं आपको अगली वीडियो उसी के ऊपर बना के दे सकती हूँ, अगर आप बोलोगे तो। नहीं तो फिर किसी और पे मिलेगी, एंड नेक्स्ट टाइम जब मेरा मन करेगा तो उसके बाद फिर मैं दूंगी इनके ऊपर। अब जानते हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में। जो गुप्ता आर्ट एंड आर्किटेक्चर है वो 320 से स्टार्ट हो चुका था 550 कॉमन एरा तक। उन्होंने रिप्रेजेंट करा था इंडिया को एज अ गोल्डन एज से। ठीक है। मार्क्ड बाय पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जो उनकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी वो बहुत अच्छी थी। अगर आप आज भी किसी महान हिस्टोरिकल पीपल, यानी जो महान, अभी जो आप देखोगे फेमस जो हिस्ट्री प्रोफेसर्स होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, अगर आप उनसे भी इन सब चीज़ों के बारे में पूछोगे ना तो वो आप डिटेल्स में सारी चीज़ें बताएंगे कि उस समय रूलर्स रहते कैसे थे, इनका हिस्ट्री पॉलिटिक्स वगैरह कैसा था, वो सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से बताएंगे। स्टेबिलिटी, रिनाइजेंस इन संस्कृत लिटरेचर, इनके संस्कृत लिटरेचर कितनी अच्छी थी, एंड स्पिरिचुअल हार्मनी कैसी थी, यानी कि उस टाइम तक ये लोग पढ़ना लिखना बहुत अच्छे से आता था इन लोगों को, और ये बहुत अच्छे से पढ़ते थे। स्पिरिचुअल हार्मनी, भगवान के प्रति इनका भगवान के प्रति बहुत अच्छा संबंध था इन लोगों का, बहुत अच्छे तरीके से पूजा पाठ वगैरह सब करते थे। द क्लासिकल पीरियड जो था, इंट्रोड्यूस फाउंडेशनल टेम्पल डिजाइन। अब उस समय जो क्लासिकल पीरियड था उस समय इन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स बनाए, उनके डिजाइन्स बहुत अच्छे ग्रेसफुल स्कल्पचर से बनाए, आइकोनोग्राफी थी, एंड मास्टरफुल केव पेंटिंग्स दैट हैवीली इन्फ्लुएंस्ड लेटर इंडियन आर्ट। अब ऐसी सी पेंटिंग्स उन्होंने बनाई कि जिससे उन्होंने कार्व करी थी वो पेंटिंग, जिससे अब वो लेटर इंडियन आर्ट्स बन चुके हैं। आपने देखा होगा इंडिया में कितनी सारी आर्ट्स फेमस है, तो ये भी इन्होंने बहुत तरीके से इन्होंने बनाई, यानी कि बनाई इन्होंने केव्स के अंदर थी पेंटिंग, जो कि अब इंडिया में बहुत सारी स्टेट्स में फेमस है वो है पेंटिंग। तो ये हर एक स्टेट की ना मेन वो बन चुकी है आर्ट उसमें, जैसे हमारा नेशनल टाइप होता है ना, तो एक टाइप से स्टेट्स में भी वो ऐसी ही जानी जाती है। उनके टेम्पल डिजाइन भी बहुत अच्छे होते थे, आप यहाँ फोटो में देख सकते हैं इनका एक टेम्पल डिजाइन। एंड ये वाला डिजाइन बहुत ही अलग है, एंड
एक तरीके से सुंदर बना रखा है कि एक इंसान है जो एक अजीब से जानवर से लड़ रहा है। अब मेरे को उसका नाम तो नहीं पता, लेकिन बहुत अजीब सा है। मेरे को तो मगरमच्छ टाइप लग रहा था, पर इसके पैर है और एक खूंखार सा भी है, तो कोई तो होगा। अब चलते हैं प्लेस पे, आर्ट, आर्किटेक्चर एंड टेम्पल्स के ऊपर। The Gupta period laid the foundational framework of for northern India. अब जो गुप्ता पीरियड था, उन्होंने एक फाउंडेशनल फ्रेमवर्क स्टार्ट करा था जो कि नॉर्थ इंडिया से नागारा टेम्पल आर्किटेक्चर तक चला था। यानी उन्होंने एक ऐसा फ्रेमवर्क स्टार्ट करा जो कि उन्होंने एक नॉर्थ इंडिया में एक टेम्पल बना रखा था नागारा नाम से, जिसका आर्किटेक्चर बहुत सुंदर था। मूविंग अवे फ्रॉम स्ट्रिक्टली रॉक कट मॉडल्स, यानी कि उन्होंने धीरे धीरे वहाँ पे रॉक्स लाने स्टार्ट करे जिनका लाइक स्ट्रिक्टली रॉक कट मॉडल्स बनाए थे, यानी कि पत्थर से बनाए हुए। अब क्यों, ये आप फोटो देख सकते हैं, ये भी पत्थर को बना के ही इन्होंने एक रोल मॉडल बना रखा है। They paint structural stones temples and characterized by flat roofs. वो क्या करते थे, जब वो स्टोन का जो टेम्पल होता था ना, उसको इस तरीके से करेक्टराइज करते थे जिससे वो एक फ्लैट रूफ में बदल जाती थी, यानी कि चपटी हो जाती थी। जैसे उसको लगाने इलेबोरेट वो लोग उस चीज से डोर फ्रेम्स बनाते थे, डोर के जो फ्रेम होते हैं ना उनके लिए यूज करते थे। एंड एन एमर्जिंग शिखारा स्पायर, एंड शिखारा स्पायर के लिए भी वो यूज करते हैं, यानी कि आप समझ सकते हो पत्थर से उन्होंने डोर फ्रेम्स बनाना स्टार्ट करा था। उस समय इन लोगों के पास बहुत हाईली लेवल के दिमाग होते थे, ये बहुत अच्छे से काम करते हैं। आज के इंडिया में भी ऐसा कोई काम नहीं कर सकता जो ये हमारे जो राजा वगैरह थे बहुत पुरानी सेंचुरीज के, जो ये लोग करते थे, आज इस जमाने में कोई नहीं कर सकता ऐसे काम। दशावतारा टेम्पल, अब जो ये दशावतारा टेम्पल है दियोगढ़ यूपी में, एन अर्ली क्लासिक एग्जाम्पल है। इट फीचर्स अ फ्लैट रूफ सेंचुरी, इसके जो रूफ है वो बहुत फ्लैट है और जो ये सेंचुरी से चलती आ रही। अ हाई प्लिंथ एंड इंट्रिकेटली कार्व्ड इंचेस है, यानी कि अगर आप आपके टाइम पे देखोगे तो थोड़ी बहुत इंच ऊपर से नीचे हो जाती है, लेकिन इन लोगों की जो कार्व्ड हो रखी ना, वो अगर आप देखोगे तो 1 इंच भी 1 इंच से नहीं होगा, आपको दिखेगा पत्थर ऐसा पुराना टाइप है, लेकिन थोड़ा बहुत डिजाइनिंग में दिखता है कि पत्थर ऐसा आ रहा है, ये नीचे ना आ जाए, पर ऐसा नहीं होता था। इनके पत्थर कभी नीचे आते नहीं थे, ऐसे थे। प्लेंथ एंड इंट्रिकेटली कार्व्ड नेचर्स थी विद लेजेंडरी वैष्णवा स्कल्पचर्स, एक लेजेंडरी वैष्णवा स्कल्पचर होता था जो कि इन्होंने बना रखा था, एंड वही ये लोग वो एक स्कल्पचर वो कार्व करते थे उसके अंदर। एंड जो ये दशावतारा टेम्पल है ये दियोगढ़ यूपी में है। भाईतर टेम्पल, भीतरगांव टेम्पल, ये भी यूपी में है। अ स्ट्राइकिंग अर्ली टेरेस ब्रिक टेम्पल, एक ऐसा टेम्पल है जिसको ब्रिक से बना रखा है, सिर्फ ईंटों से, बिल्ट ऑन अ स्क्वायर प्लेन, एक स्क्वायर प्लेन में बन रखा है जो कि सिर्फ ईंटों से बना रखा है। फीचरिंग ब्यूटीफुल टेराकोटा स्कल्पचर्स, इसके अंदर एक बहुत सुंदर सुंदर टेराकोटा स्कल्पचर यूज कर रखे हैं, एंड डेकोरेटिव आर्क पैनल्स होते हैं बहुत जो सुंदर तरीके के होते हैं, और टेराकोटा पत्थर भी, उन्हीं से इन्होंने भीतरगांव टेम्पल भी क्रिएट कर रखा है। नहीं, आप उस समय की एडवांस टेक्नोलॉजी देखोगे किस किस चीजों से बना के कौन कौन से टेम्पल्स बनाते थे। अब जो गुप्ता स्कल्पचर था ना इज रिनाउंड फॉर इट्स क्लासिकल डेकोरम, अब वो किस लिए जाने जाते थे, क्लासिकल डेकोरम के लिए, यानी वो अपने ट्रेडिशनल चीजें दिखाते थे उस चीज में। अगर आपने आजकल की अपने पुराने जमाने के बहुत मंदिर जो आजकल उसमें बन रखे हैं, अगर आप देखोगे तो उसमें ना सबसे ज्यादा आप लोगों को हिंदू गॉड्स की फोटो दिखेगी, यानी कि विष्णु जी की दिखेगी, या आपको शेरावाली माता की फोटो दिखेगी, एंड उसमें शिवजी जी की फोटोज दिखेगी आपको। ऐसी कार्व डिजाइन ना उन्हीं लोगों का दिखेगा, क्योंकि वो लोग भगवानों को मानते थे, तो वो लोग कार्व भी यही सब करवाते थे उनपे, और कार्व भी इस तरीके से करवाते थे कि जैसे बहुत सुंदर तरीके से ये सारी चीजें कार्व होती थी उस समय पे। क्लासिकल डेकोरम था अ बैलेंस ऑफ फिजिकल ग्रेस, एंड जो उनका बैलेंस अब ऐसा बैलेंस हुआ करता था जैसे कि अगर आज आप पत्थर एक के ऊपर एक खड़ा करोगे ना तो वो खड़ा नहीं होगा, वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि आप
जब तक उस पर सीमेंट वगैरह नहीं लगाओगे, उसको प्रॉपर वे में नहीं करोगे तो वो नहीं होगा खड़ा। लेकिन पुराने ज़माने में ना तो उनको सीमेंट की ज़रूरत पड़ती थी ना किसी चीज़ की, वो पत्थर के अगर पत्थर ऊपर पत्थर भी रखेंगे ना तो वो टिक जाता था। ठीक है, एलिगेंस स्पिरिचुअल सेरेनिटी, बिल्कुल श्रद्धा टाइप से बना रखा था। द ह्यूमन फॉर्म वाज स्टैंडर्डाइज्ड अवॉइडिंग बोथ एक्सेसिव न्यूडिटी एंड एक्सट्रीम रिजिडनेस। न्यूडिटी मतलब वो जो बनाते थे ना तो उन पे टाइप समझ लो कपड़ा नहीं होता था ना, कोई कलर करते थे, जिस चीज से कार्व करा बस वही वैसे ही रहती थी वो लोग। तो वो उन्होंने अवॉइड दिखाई कि बहुत अवॉइडिंग करा उस चीज को, उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया था कि जैसे अगर आप देखोगे आजकल मूर्तियों पे पेंट कर देते हैं कि वो छुपाने के लिए, कि पेंट करने के बाद कुछ अजीब टाइप ना लगे, बट वो लोग ऐसा नहीं करते थे। वो लोग पेंट वगैरह नहीं करते थे, वो जैसा था वैसे ही उसको रहने देते कि जिससे लोगों को उसका स्टैंडर्ड पता चले ह्यूमन फॉर्म का। अब सारनाथ स्कूल, अगर हम सारनाथ आपको पता है काशी विश्वनाथ में है, तो सारनाथ स्कूल के बारे में जानते हैं। फेमस फॉर द आइकॉनिक बुद्धा, वहाँ पे जो बुद्धा जी है ना उनकी फेमस एक मूर्ति बहुत सुंदर बन रखी है, बुद्धा इमेज विद डाउनकास्ट मेडिटेटिव फेस, जिसमें वो मेडिटेशन करते हुए दिखाए गए हैं। वो बैठे अपने मेडिटेशन फॉर्म में, जिसको स्नेक शेल कर्ल्स एंड ट्रांसकुलेंट अंडर एंड ड्रॉप से बना रखा है। स्नेक शेल कर्ल्स हैं उनके, यानी कि जो उनका हेयर है ना वो स्नेक शेल कर्ल्स की तरह बन कर रखे हैं, एंड उनका ट्रांसकुलेंट अंडर एंड ड्रॉप, मतलब कि उनको जैसे वो होने चाहिए थे ना वैसे सेम बना रखे हैं। एंड उनके हेयर देख सकते हैं आप कि वो एक वो है मूर्ति है, पर उनके हेयर स्नेशल कर्ल्स की तरह। अगर आप लोग अभी गूगल पे जाकर सर्च करते हो सारनाथ फेमस बुद्धा के बारे में तो आपको सेम टू सेम फोटोज जैसे मैं अभी बता रही तो वैसी की वैसी ही आपको मिलेगी। अब मथुरा स्कूल, ये तो सारनाथ स्कूल के बारे में, मथुरा स्कूल के बारे में जानते हैं। यूटिलाइज अ मोटल रेड सैंडस्टोन टू कार्व आइकॉनिक। अब इन्होंने इसमें मथुरा स्कूल में एक रेड कलर का सैंडस्टोन यूज करा था एक आइकॉनिक बनाने के लिए। राउंडेड एंड पावरफुल डाइटीज, यानी पावरफुल बहुत ज्यादा पावरफुल डाइटीज को बनाने के लिए, लाइक द कोलोसल वराह बोर इनकार्नेशन एट उदयगिरी केव्स। वराह आपको पता है वराह अवतार, उनको बनाने के लिए उन्होंने रेड सैंडस्टोन यूज करा था इनकार्नेशन करने के लिए, पूजा करने के लिए। एट उदयगिरी केव्स में है ये। स्कल्पचर, यहाँ पे आप पेंटिंग देख सकते हो। स्कल्पचर केव पेंटिंग्स अब जो केव के अंदर होती थी। Murals reached unprecedented levels of naturalism and color harmony during the Gupta era. और जो वहाँ के murals है ना वो अनप्रेसिडेंट लेवल्स के थे, जिनके पास नेचुरल था, नेचुरली सब ड्रॉ करते थे एंड कलर भी बहुत हारमोनी से बनाते थे। यानी कि उस समय हारमोनी ड्यूरिंग जो गुप्ता एम्पायर एरा में जो चलते थे, जिस टाइप से वो चलते थे उस टाइप से वो चीज़ें वो वहाँ पे रिप्रेजेंट करते थे केव्स में। यूटिलाइज फॉर बोथ बुद्धिस्ट जटाका टेल्स एंड सेकुलर रॉयल सीन्स, मतलब बुद्धिस्ट से रिलेटेड चीजें बनती थी, जटाका टेल्स वहाँ पे फेमस थी उससे रिलेटेड बनती थी, एंड सेक्युलर जो रॉयल सीन्स होते थे ना वहाँ पे रॉयल जैसे कोर्ट उनके जो सभा में कुछ सीन हुआ तो वो सेम टू सेम उस केव के अंदर भी उतार देते थे जो फेमस सीन हुआ करते थे। सेक्युलर सीन्स वो भी कुछ फेमस भी होते थे, सेक्युलर मतलब कुछ छुपाए रखने वाले जो कि सिर्फ केव्स के अंदर होते थे और कहीं जगह पे भी नहीं होते थे। अजंता केव जो महाराष्ट्र में है, ये केव 16 एंड 17 contain the final surviving Gupta murals, यानी कि जो केव है वो 16 एंड 17 से बना रखी है जो कि गुप्तास के लिए सर्वाइविंग के लिए थी, यानी कभी बाई चांस कुछ हो जाए तो ये लोग वहाँ जा सकते हैं, इजीली जाके सर्वाइव कर सकते हैं। सेलिब्रेटेड फॉर डायनामिक कॉम्पोजिशन, वहाँ पे जो कॉम्पोजिशन हो रखी है जिस हिसाब से अजंता केव है उस पर जो स्कल्पचरिंग कर रखी है उस चीज़ को उन्होंने बहुत सेलिब्रेट करा था। शेडिंग टेक्निक्स, उनकी जो टेक्निक्स थी शेडिंग की वो बहुत अच्छी है, मतलब कि आपको लगेगा जैसे पता नहीं किसने किसने ऐसी ड्राइंग्स वगैरह उस पर कार्व कर रखे हैं। एंड compassionate depiction of Buddhist was like
पद्मापनी, एंड उस पे से कंपोजिशनल डिस्क्रिप्शन भी कर रखी है बुद्धिस्ट वास के एंड पद्मापनी की। ये होगा वहाँ का कुछ फेमस चीज। एडमिनिस्ट्रेशन। द गुप्ता एम्पायर जो स्टार्ट हुआ था 320 कॉमन एरा से लेके 550 कॉमन एरा तक, अब वो एक यूटिलाइज्ड हाईली स्ट्रक्चर या डिसेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी बन चुका था। यानी वहाँ का जो स्ट्रक्चर था वो बहुत यूटिलाइज्ड था, हाईली यूटिलाइज्ड, मतलब किसी भी चीज की वहाँ कमी नहीं थी। अब जो सारी चीजें थी वो एक प्रॉपर वे में हुआ करती थी। एंड अब जो उसकी वहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी थी, यानी कि वहाँ पे जो मंत्री थे, वहाँ के जो विषयपति थे, वो लोग भी डिसेंट्रलाइज, यानी कि उनको हटाना नामुमकिन था। वहाँ पे वो लोग काम ही इस तरीके से करते थे कि आगे कभी भी पूरे एम्पायर को दिक्कत ही नहीं आने वाली थी, इसलिए वो डिसेंट्रलाइज ब्यूरोक्रेसी बन चुकी थी। द किंग हेल्ड सुप्रीम अथॉरिटी। अब किंग के पास एक सुप्रीम अथॉरिटी थी, यानी कि जो भी एम्पायर के हिसाब से जो भी चीज करनी होगी किसी की, या किसी चीज के एम्पायर को जरूरत होगी या किसी को सजा देनी होगी, तो वो सिर्फ सुप्रीम अथॉरिटी ही संभाल सकती है पूरे एम्पायर का, तो वो किंग के पास थी। अब किंग ही वो सारी चीजें संभाल सकता था। अथॉरिटी एडेड बाय अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो कि अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से आती थी। अब जैसे पूरी लाइन समझो, द किंग हैड सुप्रीम अथॉरिटी एडेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। वहाँ के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते थे उनसे सुप्रीम अथॉरिटी मिली थी किंग को। अब द वास्ट टेरिटरी जो थी वो डिवाइडेड हुई थी भुक्तीस के लिए। वहाँ की जो बहुत बड़ी जो टेरिटरी थी, यानी कि बहुत बड़ा जो हिस्सा था, वो भुक्तीस को दिया गया था। लेड बाय गवर्नर्स, जो कि गवर्नर्स लेड करते थे, उनको रूल जो करते थे वो गवर्नर्स करते थे। अब लेड बाय गवर्नर्स। अब जो उपारिकास थे which were further subdivided into districts, उपारिकास जो थे वो आगे जाके और डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड हो गए, जिनको विश्यास मैनेज करते थे बाय ऑफिशियल विषयपतिस। विश्यास मतलब जैसे आप यहाँ गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन देखो फोटो में, तो मोनार्कल, रिपब्लिक, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट विश्यास एडमिनिस्ट्रेशन, रीजनल भुक्ति एडमिनिस्ट्रेशन। रीजनल मतलब सिर्फ भुक्ति लगेगा पर भक्ति होता है, तो ये भक्ति के लिए भी इन्होंने इतना बड़ा टेरिटरी, वास्ट टेरिटरी दिया था, ठीक है। एंड विश्यास मतलब आप समझ लो विषयपति की। आज के जमाने में अगर देखोगे तो एक डिस्ट्रिक्ट को संभालने वाला एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है ना, जो कि यूपीएससी के पेपर्स वगैरह क्लियर करके आईएएस वगैरह बनते हैं। आईएएस के बाद फिर वो और हाईली पोस्ट पे पहुंच पाते हैं, तो वो लोग जो होते हैं वो होते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। उनको एक डिस्ट्रिक्ट मिल जाता है संभालने के लिए। तो उस समय भी एम्पायर, गुप्ता एम्पायर के समय भी विश्यास इनका एक डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, जिनको विषयपति संभालते थे, यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर संभालता था। ओके सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। द मोनार्क मतलब द किंग वाज द हेड ऑफ द स्टेट। अब जो किंग था वो स्टेट का हेड था, उस स्टेट का। एडॉप्टिंग पोम्पस टाइटल्स लाइक महाराजा जी राजा। वो जो किंग थे वो एक टाइटल अपने साथ लेके घूमते थे, एक अडॉप्ट करते टाइटल, जैसे महाराजा दी राजा, यानी कि किंग्स ऑफ किंग्स, एंड क्लेमिंग सेमी डिवाइन स्टेटस। एंड उनके पास एक चीज क्लेम करते थे जिसको हम सेमी डिवाइन स्टेटस के नाम से भी जानते हैं। ही एक्टेड एज अ चीफ एजुकेटर, एंड वो एक्ट ऐसा करते थे कि जैसे वो एक चीफ एजुकेटर है, कमांडर ऑफ द मिलिट्री है, एंड फॉर्मुलेटर ऑफ स्टेट पॉलिसीज है। यानी कि अब किंग है तो किंग ही सबको चीजें संभालेगा ना। हाँ, उसने अलग अलग सेनापति वगैरह बना रखे हैं, लेकिन पूरी चीज तो किंग के हाथ में होती है। तो वो एक चीफ एजुकेटर, कमांडर ऑफ द मिलिट्री, फॉर्मुलेटर ऑफ स्टेट पॉलिसी भी अपने साथ साथ चलाता था। मिनिस्टर्स। द किंग वाज सपोर्टेड बाय अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब किंग्स को सपोर्ट करते थे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि आप समझ लीजिए जैसे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर को भी सपोर्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करते हैं। मंत्रिमंडला और मंत्रा बीजाम। अब इसको मंत्रिमंडला भी कहते थे और मंत्रा बीजाम भी कहते थे।
Council of Ministers. Key central officials included the महादंडानायक चीफ जस्टिस को उस समय महादंडानायक भी कहा जाता था, एंड महासंधि विग्रहिका मिनिस्टर ऑफ पीस एंड वॉर। गाइस आप नाम देख सकते हैं कैसे कैसे। महासंधि विग्रहिका यानी कि मतलब मिनिस्टर ऑफ पीस एंड वॉर, जो कि पीस और वॉर को देखता था और या चलाता था। ये उन सब के नाम है। मिलिट्री, द स्टेट मेंटेन्ड अ रेगुलर आर्मी, जो स्टेट थी वो रेगुलर आर्मी मेंटेन करती थी, यानी कि हर रोज चेकिंग होती थी वहां की, हेडेड बाय द महाबलाधिकृता। कौन उसको चेक करता था? जो महाबलाधिकृता होता था। मिलिट्री को जो संभालता था वो था महाबलाधिकृता। इट इंक्लूडेड स्पेशलाइज्ड डिवीजन सच एज कैवलरी। उनके पास एक स्पेशल डिवीजन होती थी जिसका कैवलरी, जिसको अश्वापति कहते थे, एंड इन्फेंट्री जिसे हम नारापति कहते थे। तो वहाँ के जो कैवलरी होते थे ना उनको हम अश्वापति कहते थे, एंड जो वहाँ के इन्फेंट्री होते थे उनको नारापति कहा जाता था। अब जैसे आप यहाँ पे फोटो में देख सकते हैं तो गुप्ता एम्पायर के बारे में लिख रखा है। रूलर जो थे वो चंद्रगुप्ता फर्स्ट, समुद्रगुप्ता, चंद्रगुप्ता सेकेंड, कुमार गुप्ता, मेहरादित्य, स्कंदगुप्ता, विक्रमादित्य, ये सब रूलर थे। रेवेन्यू एंड ट्रेड के बारे में बात करी जाए, रेवेन्यू, ट्रेड, एडमिनिस्ट्रेशन, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, लिटरेचर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पोस्ट गुप्ता एज। इधर नॉर्थ इंडिया यूनिफिकेशन, हर्षवर्धन, साउथर्न इंडिया द वाक्टकास, द चालुक्यस, इक्ष्वाकुस, पल्लवास, राष्ट्रकूटा, चोलास, द रॉयल फैमिलीज, द चेरास, होयसाल्स, यादवास, द काकटियास, द कदम्बास, ये सारे लोग पोस्ट गुप्ता एज के थे। एंड जो ये वाले आते हैं साइड में, द चेरास, द होयसाल्स, द काडवास, यादवास, ये अदर रॉयल फैमिलीज से आते हैं। यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिख रखे हैं लोगों ने, फैमिलीज लिख रखा है, बट ये अलग उससे आते हैं। अब देखते हैं आगे एडमिनिस्ट्रेशन। प्रोविंशियल एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? Provinces, Bhaktis. The empire was divided into provinces known as Bhaktis, governed by Uparikas appointed directly by the king. और जो भक्तिज होती थी ना वो उसको गवर्न करा जाता था गवर्नर के, और वो उपारिकास करते थे जो डायरेक्टली किंग उनको डायरेक्टली अपॉइंटेड करे, किंग ही उनको बनाते थे। डिस्ट्रिक्ट को विश्यास कहा जाता है। Provinces were divided into districts. जो provinces होते थे वो districts में divided होते थे, जैसे विश्यास, which were administrated by officers, जो कि किनको दिया जाता था? officers को, called विश्यापतिस और कुमारामत्यास at the district level पे। अभी मैंने आपको बताया था ना कि अगर आप आपकी सेंचुरी में देखोगे तो वो लोग डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहलाए जाते थे डिस्ट्रिक्ट के, तो ये भी एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे विश्यापतिस और कुमारामत्यास को दिया जाता था विश्यास। The administration frequently involved representatives from trade, guilds and artisan communities. अब जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन कर दिया जाता था तो वो फ्रिक्वेंटली इन्वॉल्व हो जाते थे रिप्रेजेंटेटिव्स में, कि जैसे वो ट्रेडिंग वगैरह का ध्यान, आर्टिशंस कम्युनिटीज का ध्यान वो लोग खुद रखते थे। Villages. The smallest administrative unit was a village. जो छोटी administrative unit होती थी ना उसको village कहा जाता था, led by a hereditary headman called ग्रामिका। and उसको कौन फॉलो करता था, कौन उस पर रूल करता था? एक हेरिडिटरी हेडमैन होता था जिसको ग्रामिका कहा जाता, और ग्रामाध्यक्ष यानी कि उसका सरपंच, पूरे गांव का सरपंच, जिसको उसमें ग्रामिका या ग्रामाध्यक्ष कहा जाए। He was assisted by village elders in managing disputes and daily community affairs. and उसको असिस्ट करते थे, यानी कि उसको भी जो चीजें बताई जाती थी वो जो विलेज के जो सबसे बड़े एल्डर्स होते थे ना वो लोग उसको हेल्प करते थे मैनेजिंग डिस्प्यूट्स और डेली जो वहाँ के कम्युनिटी के अफेयर्स होते थे उन सब चीजों में। अब जैसे आप गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन में देख सकते हैं किंग, फिर उसके बाद अमात्यास, फिर महानायिका, फिर किंगडम, फिर प्रोविंस, भक्तिस, फिर विश्यापति आ गए, में विधिस, ग्रामिका, ये सब चीजें आ जाती है।
रेवेन्यू एंड इकोनॉमी क्या थी? अब लैंड रेवेन्यू जो होते थे उसमें लैंड टैक्स वो प्राइमरी सोर्स था इनके लिए। लैंड का टैक्स लेना प्राइमरी सोर्स था, फर्स्ट प्राइमरी सोर्स होता है, फर्स्ट जो सबसे पहले आता है ऑफ स्टेट इनकम। स्टेट के इनकम के लिए उनको लैंड का टैक्स लेना पड़ता था, यूजुअली रैंकिंग फ्रॉम 1/4 to 1/6 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस, एंड उसमें से वो सिर्फ लोग 1/4 या 1/6 लेते थे जितना भी वो प्रोड्यूस करते थे उसमें से। ट्रेड एंड टैक्सेशन क्या था वहाँ का? द स्टेट ऑल्सो कलेक्टेड टोल्स इन मर्चेंडाइज। जो स्टेट थी ना वो टोल्स कलेक्ट करती थी मर्चेंट से, जो बाहर से मर्चेंट्स आते थे उनको शुल्क कहा जाता है। एंड टैक्स ऑन इम्पोर्टेड एक्सपोर्टेड गुड्स, एंड उन पे भी टैक्स लगता था जो कि वो इम्पोर्ट करते थे, एंड जो एक्सपोर्ट करते थे गुड्स उन पे भी ये लोग टैक्स वगैरह लगाते थे। रिकॉर्ड कीपिंग, अब रिकॉर्ड कौन रखता था उनका? द अक्षय पटाल अधिकृता जो थे वहाँ के सुपरवाइज द एम्पायर्स अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। अक्षय पटेल अधिकृता के पास रहते थे क्योंकि वहाँ के सुपरवाइज थे। प्रिवेंटिंग फाइनेंशियल इम्बेसमेंट व्हाइल द पुस्तकमाला मेंटेन ऑफिशियल लैंड रिकॉर्ड्स। अब जो ऊपर जो नाम दे रखा है वो एम्पायर के अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स को संभालते थे, एंड जो नीचे पुस्तक वाला है वो ऑफिशियल लैंड रिकॉर्ड्स का ध्यान रखते थे। अब कुछ लोग लैंड्स का रिकॉर्ड का ध्यान भी रखने चाहिए, कुछ अकाउंट्स का रिकॉर्ड का ध्यान रखने चाहिए, तो इसलिए इन्होंने ऐसे ऐसे डिवाइड कर रखे थे लोग। अब जैसे आप यहाँ पे फोटो में देख सकते हैं, एम्पायर, राजा, किंग, प्रोविंस भक्ति उपारिका, डिस्ट्रिक्ट विषयस विषयपति और आयुक्तास नागरा सृष्टिन एंड प्रथमा पुलिका। तहसील, तहसील के लिए विथीज और विथि, विलेज के लिए ग्रामा ग्रामापति, टाउन के लिए पूरा पूरा पोला, ठीक है। मौर्यन और गुप्तास के लिए मौर्यन किंग, मंत्री परिषद अमात्यास अध्यक्षास, प्रोविंशियल लेवल कुमारा नोबल्स महामतास, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रादेशिका राजुका युक्ता, तहसील गोपास स्थानिका, ये सब चीजें आती है। गुप्तास में किंग, मंत्री परिषद ऑफिशियल्स, प्रोविंशियल लेवल पे भक्ति उपारिका, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे विषया आयुक्तास नागरा श्रेष्ठन मर्चेंट प्रार्थना कुलिका आर्टिशन, तहसील वितीस विधि कुल। तो ये सब इन चीजों में आती है और ये सब इन चीजों के नाम दे रखे हैं। अब आगे देखते हैं जुडिशरी के बारे में। जुडिशरी मतलब कोर्ट के बारे में। द किंग वॉज अ सुप्रीम जज। अब किंग एक सुप्रीम जज था, मेन जज था, असिस्टेड बाय द महादंडनायका, जिसको असिस्ट करा, जिनको किसने माना था? महादंडनायका यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने अपॉइंट करा गया था। जुडिशियल प्रोसीडिंग्स जो थी वे लार्जली बेस्ड ऑन sacred हिंदू टेक्स्ट, धर्मशास्त्र एंड लोकल कस्टम्स। अब जो जुडिशियल की प्रोसीडिंग हुई थी ना, वो जो हिंदू के सेक्रेड टेक्स्ट है यानी धर्मशास्त्र जिसमें ये सारी चीजें लिख रखी है, उन्होंने उस चीज से लेके एंड लोकल जो कस्टम लोकल की चीजें मान के, जो बड़े बड़े बूढ़े टाइप होते हैं उन चीजों को मान के जब इन्होंने जुडिशियल प्रोसीडिंग करी थी। अकॉर्डिंग टू द कंटेम्प्रेरी रिकॉर्ड्स, अगर हम कंटेम्प्रेरी रिकॉर्ड्स के देखे जाए, कंटेम्प्रेरी मतलब जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स नहीं है, प्रॉपर नहीं है, आधे अधूरे, मतलब कि उनसे भी पहले के जो बनाए नहीं जाते, जैसे कि फाइनल रिकॉर्ड से पहले कुछ वैसे कंटेम्प्रेरी रिकॉर्ड्स बनाए जाते कि फाइनल रिकॉर्ड्स मिस हो जाए तो ये वाले होने चाहिए हमारे पास, ऐसे टाइप। जैसे कि अगर आप आधार कार्ड है फोटोकॉपी निकाल, ऐसे टाइप में। रिकॉर्ड्स ऑफ द चाइनीज बुद्धि पिलग्रिम फैक्शन, जो कंटेम्प्रेरी रिकॉर्ड्स है ना चाइनीज बुद्धि पिलग्रिम फैक्शन के, फाहिन द एम्पायर वाज गवर्न पीसफुली विद द लेनिन पेनल कोड। अब उसी वजह से जो एम्पायर था वो इजीली गवर्न करा जाता पीसफुली लेनिन पेनल कोड के साथ में। इन्होंने एक कोड फॉलो करा था जिससे कि जो एम्पायर था वो पीसफुली गवर्न करा जाता। अब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन देख सकते हैं। अंडर द गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम द किंग वॉज द हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। अब जो गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन में था तो उसमें किंग था पूरी एडमिनिस्ट्रेशन का हेड। द किंग वॉज बेनोविलेंट एंड हैड द नॉलेज अबाउट द आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब किंग ही सबसे बड़ा था तो किंग के पास नॉलेज तो होनी चाहिए आर्ट और एडमिनिस्ट्रेशन की, तो ये भी इसमें थी। द गुप्ता किंग्स जो थे वे आर फॉन्ड ऑफ सम टाइटल सच एज, गुप्ता किंग के पास बहुत टाइटल भी थे जैसे परम देवता, परमा भत्तरका,
Maharaja, Dhiraja, Parameshwara, Samrat, etc. But the eldest son of the king was usually selected as a युवराज. अब जो किंग का जो सबसे बड़ा बेटा होता था ना, उन लोगों को ये लोग युवराजा के नाम से ही जानते थे. उनके लिए और कोई नाम वाम नहीं चलता था, उनके युवराज के नाम से ही कहा जाता था. आपने बहुत सारे आपके नाटकों में भी देखा होगा कि वो राजा को कैसे बुलाते हैं, एंड जो उनके बेटे होते हैं, जो बड़ा बेटा होता है उसको क्या नाम दिया जाता है. तो किंग्स को इन सब नामों से बुलाया जाता था, उनके बड़े बेटे को युवराज के नाम से बुलाया जाता था. अब देखते हैं ट्रेड एंड इकोनॉमी. द गुप्तास इकोनॉमी द गुप्ता एम्पायर इकोनॉमी वाज अ हाईली प्रोस्पेरियस एंड मोनेटाइज. जो गुप्ता एम्पायर की जो इकोनॉमी थी वो हाईली प्रोस्पेरियस यानी कि हाईली उस पे थी, हाई अपनी पीक पे थी, एंड हाईली मोनेटाइज मतलब कि अच्छे से उन्होंने अपनी मनी को मोनेटाइज करके रख रखा था, यानी कि उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी. सिस्टम बिल्ट ऑन रोबस्ट एग्रीकल्चर. सिस्टम जो बिल्ट था वो इतना अच्छा एग्रीकल्चर टाइप से बना रखा था. बूमिंग क्राफ्ट प्रोडक्शन थे उनके, बहुत अच्छे प्रोडक्शन हो रहे थे, एंड एक्सटेंसिव इंटरनल फॉरेन ट्रेड थी, यानी कि जो फॉरेन ट्रेड थी वो बहुत अच्छे से कर रखे थे, जिससे कि उनको कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होती थी. इट इज करेक्टराइज्ड बाय डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन. अब वो उन्होंने एक ऐसे करेक्टराइज से बना रखा था, करेक्टर से, कि जिससे वो कभी डिसेंट्रलाइज नहीं हो सकता था वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के वहाँ के लोग भी अच्छे थे एंड काम भी बहुत अच्छा था. और उन लोगों को जब सारी चीजें मिल रही थी वहां से, तो वो लोग क्यों छोड़ते ये सारी चीजें. इसलिए ये सारी चीजें डिसेंट्रलाइज होना बहुत मुश्किल था. एंड द वाइटल रोल ऑफ मर्चेंट गिल्ड्स एंड गोल्ड कॉइन्स इन फैसिलिटेटिंग वाइडस्प्रेड कमर्शियल एक्टिविटी. वहाँ पे जो मर्चेंट्स होते थे ना, वहाँ के जो गोल्ड कॉइन्स वगैरह को वो बहुत अच्छे कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए यूज करते थे, यानी कि आप समझ सकते हैं कुछ शाहजहां जो अपनी प्रजा को दिया करते थे मर्चेंट्स वगैरह को, वो सिल्वर कॉइन्स टाइप या ब्राउन्स के कॉइन्स होते थे. बट यहाँ के जो मर्चेंट्स हो करते थे वो लोग गोल्ड कॉइन यूज करते थे, यानी कि आप समझ लो वहाँ की ट्रेड एंड इकोनॉमी कितनी अच्छी थी. ट्रेडिंग सिस्टम तो बढ़िया था, वहाँ की इकोनॉमी भी अच्छी थी कि मर्चेंट्स वो लोग भी गोल्ड कॉइन यूज करते हैं वहाँ पे सामान बेचने के लिए, एक कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए, यानी कि कितने अमीर थे ये लोग. एग्रीकल्चर द इकोनॉमिक बैकबोन. अब एग्रीकल्चर है वहाँ का एक इकोनॉमिक बैकबोन. प्राइमरी क्रॉप्स मतलब पहले वाले क्रॉप्स. द एग्रेरियन इकोनॉमी वाज हाईली डेवलप्ड. वहाँ की जो एग्रेरियन इकोनॉमी थी ना वो हाईली डेवलप्ड थी. फार्मर्स ग्रू वीट. वहाँ के जो फार्मर्स थे वो वीट को भी उगाते थे, राइस को भी उगाते थे, बेरली, पल्सेस, शुगर कैन, वो ये सब लोग उगाना उन्होंने चालू कर दिया था, और ये सारी चीजें उगाते भी थे. टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट क्या थी. एडवांस इरिगेशन नेटवर्क था. वहाँ का जो एडवांस नेटवर्क था बहुत अच्छा था, इंक्लूडिंग वेल्स, टैंक्स उनके बहुत अच्छे थे. उन्होंने टैंक्स बनाना स्टार्ट कर दिए, वेल्स भी उनको आते थे बनाने. एंड रिजर्वियर्स वेर वाइडली यूज टू मैक्सिमाइज यील्ड्स इन फर्टाइल रिवर वैली. एंड वो जो रिजर्वियर्स होते थे ना वो बहुत वाइडली मतलब बहुत कम उसमें यूज करते थे मैक्सिमाइज यील्ड्स के लिए, कि फर्टाइल रिवर वैली रहे, रिवर का जो मेन मैक्सिमम जो लेवल होता है वो ठीक रहे. टैक्सेशन. द स्टेट कलेक्टेड अ स्टैंडर्ड लैंड टैक्स नोन एज भागा. अब जो स्टेट कलेक्ट करती थी ना लैंड से, वो स्टैंडर्ड लैंड से टैक्स कलेक्ट करती थी जिनको भागा कहा जाता है. पीजेंट्स वेर आल्सो सब्जेक्टेड टू एडिशनल टैक्सेस. अब पीजेंट्स को आल्सो उन्होंने इसमें डाला एडिशनल टैक्सेस में. एंड फोर्स्ड लेबर विस्ट्री टू मेंटेन द स्टेट. एंड आपको पता है अब लैंड है, स्टैंडर्ड लैंड है जिसके पास लेबर्स वगैरह सब काम कर रही है, लेबर्स को विस्ती कहा जाता था, तो वो उनसे ज्यादा टैक्स लेते थे, नोन एज भागा. एंड अब इसमें एडिशनल टैक्सेस में पेजेंट्स को भी उन्होंने डालना स्टार्ट करा, लेकिन बाद में फोर्स लेबर होती थी इनकी विस्ती, तो उनको मेंटेन करने के लिए स्टार्ट करा, स्टेट को मेंटेन करने के लिए, इसलिए इनको फोर्स लेबर करा जाता था. क्योंकि वो लोग स्टैंडर्ड लैंड से ज्यादा पैसे लेते थे, भागा ज्यादा से स्टेट कलेक्ट टैक्स होता था, तो इसलिए वो पीजेंट्स को भी जबरदस्ती टैक्स में डालते थे कि तुम लोग भी टैक्स भरोगे अपनी कमाई से. और जो वहाँ की जो लेबर है, वहाँ की जो लेबर जो काम नहीं करना चाहती थी उनसे भी फोर्स लेबर करवाई जाती थी कि ज्यादा से ज्यादा काम करो, उतना ज्यादा से ज्यादा टैक्स हम दे सकते हैं किंग्स वगैरह को. ये दिक्कत थी मेरी.
ट्रेड नेटवर्क देखते हैं हम यहाँ का। इंटरनल ट्रेड जो थी वो थी commerce thrived along well-maintained public highways and major riverine links। अब जो इन्होंने क्या करा, वेल मेंटेन पब्लिक हाईवेज बनाए थे इन्होंने लोगों के आने जाने के लिए, मेजर रिवराइन लिंक्स बनाए थे कि रिवर्स के लिए इजीली हो सके आना जाना, वो उन्होंने बहुत अच्छा कर रखा था। इंपॉर्टेंट कमर्शियल हब्स बना रखे थे, इंक्लूड पाटलिपुत्रा, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी एंड Tamralipiti। Internal commodities include food grains, salt, textiles, spices and precious stones। अब इन्होंने कमर्शियल हब्स के लिए इन्होंने तो ये वाली जितने भी मैंने आपको स्टेट्स के नाम बताए ये थे मेन। एंड इंटरनल कमोडिटीज फूड ग्रेन्स के लिए इन्होंने सॉल्ट, टेक्सटाइल, स्पाइसेस बनाए थे एंड प्रिशियस स्टोन्स भी करवाए थे। अब इंटरनेशनल ट्रेड क्या होती थी, ये तो इंटरनल ट्रेड थी जो अपने इन्हीं के स्टेट्स या इन्हीं के कंट्री में हुआ करती थी। अब इंटरनेशनल ट्रेड हुआ थी, द गुप्ता एम्पायर वाज एन इन्फ्लुएंशियल नोड ऑफ द ऑन द ओवरलैंड साउथर्न ब्रांचेस ऑफ द सिल्क रोड। अब जो गुप्ता एम्पायर था ना वो एक ऐसा एम्पायर था जो कि साउथर्न ब्रांचेस में सेल करता था सिल्क रोड पे। मैरीटाइम ट्रेड फ्लरिश्ड विया बस्लिंग कोस्टल पार्ट। मैरीटाइम ट्रेड वही होता है जहाँ पे मैंने आपको शुरुआत में इंडस वैली में बताया था मैरीटाइम ट्रेड आता है मेसोपोटामियन सिटीज से। तो ये एक ट्रेडिंग का सिस्टम बन चुका था, एक जगह बन चुकी थी जिसको मैरीटाइम कहा जाता है। शुरुआत मेसोपोटामियन से हुई थी बट लेकिन वो एक ट्रेडिंग का जगह बन चुकी थी, इसलिए ये हर चीज में उसको यूज होता है। सिल्क रोड आपको पता है, सिल्क रोड चाइना वगैरह से लेके आता था, तो ये सिल्क रोड उसमें ऐड होता था। इन लोगों ने वहां तक भी अपना ट्रेडिंग सिस्टम स्टार्ट करता। मेजर एक्सपर्ट्स क्या थे, अब स्पाइसेस आती थी, पेपर बहुत महंगा होता था तो वो इंडिया में उगता था, इसलिए बाहर के लोग ये सारी चीजें लेते थे। टेक्सटाइल्स में कॉटन, सिल्क एंड लिनन आती थी, सैंडलवुड, पर्ल्स एंड इंडिगो, ये सब चीजें हमारे यहाँ से जाती थी। मेजर एक्सपोर्ट्स यानी कि मेन जो एक्सपोर्ट्स होते थे। मेजर इंपोर्ट्स जो हम इंपोर्ट करते थे, एक्सपोर्ट्स और एक्सपोर्ट जो हम एक्सपोर्ट कर रहे थे यहाँ से इंडिया से, वो स्पाइसेस वगैरह और थी, और इंपोर्ट जो वहाँ से आ रही थी, चाइना से सिल्क आ रहा था, हॉर्सेस आ रहे थे फ्रॉम अरेबिया एंड पर्शिया एंड आइवोरी। यानी चाइना से हम सिल्क खरीद रहे थे और हॉर्सेस अरेबिया और पर्शिया से, और उसके बाद आइवोरी भी खरीद रहे थे। की ट्रेड पार्टनर्स क्या थे, ट्रेड वाज एक्टिवली कंडक्टेड विद द बेजेंटाइन एम्पायर। अब जो ट्रेड जो थी ना वो एक्टिवली कंडक्टेड थी किसके साथ, बेजेंटाइन एम्पायर के साथ, जो कि अफ्रीका, पर्शिया, अरेबिया एंड इंक्रीजिंगली विद साउथ ईस्ट एशिया एज ओवरलैंड वेस्टर्न रूट शिफ्टेड लेटर इन द एरा। यानी कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड जो होती थी वो अफ्रीका, पर्शिया, अरेबिया के साथ होती थी। अब धीरे धीरे इंक्रीज होने लगी तो वो साउथ ईस्ट एशिया तक चली गई, और उसके बाद ओवरलैंड वेस्टर्न के रूट्स में भी फैल गई, शिफ्टेड लेटर बाकी के एरा में भी धीरे धीरे करके ये सारी चीज़ें फैलने लगी। अब इस फोटो में देख सकते हैं, थोड़ा ठीक लिखा समझ में आ जाएगा। अच्छे क्राफ्ट प्रोडक्शन एंड गिल्ड्स के बारे में देखते हैं अब हम। गिल्ड्स यानी कि श्रेणिस, मर्चेंट्स एंड जो आर्टिशंस होते थे ना वे हाईली ऑर्गेनाइज्ड थे इनटू पावरफुल गिल्ड्स के लिए, उनको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से करनी आती थी। दिस इंस्टीट्यूशन रेगुलेटेड द क्वालिटी ऑफ गुड्स। अब वो इंस्टीट्यूशन क्या दिखाता था कि वहाँ की जो गुड्स की क्वालिटी कितनी अच्छी हुआ करती थी, प्राइजेस भी ठीक थे, वेजेस भी उनको ठीक मिलती थी, एंड इवन एक्टेड एज बैंक्स बाय एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड लैंडिंग मनी। अब उनके यहाँ पे अब इस ज़माने तक उनको मनी लेना और बैंक में डिपॉजिट करना भी आ चुका था, वो भी यहीं से स्टार्ट हुआ था। तो अगर आप बैंक के सर्च करोगे, हिस्ट्री में जाके सर्च करोगे, बैंक में हिस्ट्री में जाके, तो आपको सारी चीज़ें अपने आप पता चल जाएगी बैंक की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी। तो इसमें जो क्वालिटी ऑफ गुड्स, प्राइस, वेजेस होते हैं ना, वो उनको एक्ट ऐसा करते थे, बैंक में वो डिपॉजिट भी करते थे और मनी को निकाल भी सकते थे, तो ये काम भी होता था। स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रीज वहाँ पे क्या थी, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती थी टेक्सटाइल्स की, सेंटर्ड इन बंगाल एंड गुजरात, वो मेन बंगाल और गुजरात में थी, वो पैरामाउंट। अदर मेजर इंडस्ट्रीज इंक्लूडेड मेटलर्जी, गोल्ड स्मिथिंग, आइवरी कार्विंग एंड द पॉलिशिंग ऑफ प्रीशियस स्टोन। अदर मेजर जो इंडस्ट्रीज होती थी ना वो इंक्लूड होती थी, वो मेटलर्जी वो वाले मेटल बनाते थे जिससे आयरन रस्ट ना हो, मतलब कि
जंग ना लगे। गोल्ड स्मिथिंग, गोल्ड की चीजें बेचते थे। आइवरी कार्विंग करते थे वो लोग। एंड पॉलिशिंग ऑफ प्रिकेशियस स्टोन्स पे वो लोग पॉलिशिंग करते थे। कॉइनेज एंड करेंसी क्या थी हमारी? Dinaras, हाँ जी। तो Guptas were famous for their remarkable gold coinage. Guptas को हम इससे भी जानते हैं क्योंकि उनके जो कॉइनेज का सिस्टम था वो गोल्ड का था। वहाँ पे हमेशा गोल्ड कॉइन ही चलते थे। नोन एज दिनारा, जिनको दिनारस कहा जाता है। These coins were heavily minted during the reigns of early rulers. And जो ये वाले coins थे वो highly minted थे, यानी कि पहले के रूलर्स के पास बहुत कम हुआ करते थे, reflecting the empire's vast wealth and highly level of monetization. एंड आपके रूलर के पास थे तो उनका जो एम्पायर था वो बहुत वास्ट बड़ा था एंड वेल्थ दिखाता था वो, हाई लेवल ऑफ मोनेटाइजेशन, हाई लेवल पे उनके पास पैसा था। सिल्वर एंड कॉपर, चंद्रगुप्ता जो सेकंड थे उन्होंने इंट्रोड्यूस करे थे सिल्वर कॉइन्स को, वाइल जो कुमारगुप्ता थे उन्होंने इशू करे थे कॉपर कॉइन्स फॉर स्मॉलर, छोटे कामों के लिए, लोकलाइज्ड एवरीडे ट्रांजैक्शंस के लिए, यानी कि अगर आपको रेगुलर ट्रांजैक्शंस करने तो आप स्मॉलर कॉइन्स यूज कर सकते हैं, यानी कॉपर के। एंड चंद्रगुप्ता टू ने सिल्वर कॉइन्स करे थे। ओके, अगर आपसे कभी पेपर में पूछ लिया जाए तो प्लीज सारी चीजें बता सकते हैं। डिक्लाइन ऑफ द गुप्ता एम्पायर, अब गुप्ता एम्पायर का डिक्लाइन कैसे हुआ? The Gupta Empire declined spanning the 5th to 6th centuries common era. जो गुप्ता एम्पायर धीरे धीरे डिक्लाइन 5th सेंचुरी से लेकर 6th सेंचुरी तक धीरे धीरे हटने लगा था, was caused by a combination of draining foreign invasions, यानी कि जब draining foreign invasion मतलब कि बाहर से जब धीरे धीरे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की कमी आने लगी, उसकी वजह से सेवरल इकोनॉमिक सेटबैक्स होने लगे उनके ऊपर, एंड ग्रोइंग इंटरनल डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि उनके एम्पायर के अंदर ही धीरे धीरे डिसेंट्रलाइजेशन आने लगी थी। The gradual collapse of the empire was driven by 3 primary factors. अब 3 प्राइमरी फैक्टर्स बताते हैं कि मेन एम्पायर के कोलैप्स होने की 3 चीजें क्या है। आप इस फोटो में भी पढ़ सकते हैं। The Huna's invasion, फर्स्ट आती है हमारी the Huna's invasion, सेंट्रल एशियन incursions। the Huna people जो थे वो हेप्टिलिटीज थे, launched devastating invasion starting in the mid 15th century। उन्होंने बहुत devastating उस पे रेट पे, मतलब कि बहुत ज़्यादा उस पे रेट पे उन्होंने इन्वेशंस करनी स्टार्ट कर दी थी मिड 15th सेंचुरी में। तो पहला पॉइंट ये भी आता है फाइनेंशियल स्ट्रेन, फाइनेंशियल मतलब धीरे धीरे उनमें फाइनेंशियल की कमी आने लगी थी। ऑल्दो द गुप्ता एम्परर स्कंदगुप्ता सक्सेसफुली रिपेल्ड इनिशियल वेव्स, जो स्कंदगुप्ता थे उन्होंने सक्सेसफुली जो इनिशियल वेव्स आई थी ना, जो पैसों में धीरे धीरे कमी आने लगी, उन्होंने उसको ठीक तो कर दी थी, बट द रिलेंट्रस जो मिलिट्री कैंपेन्स थे ना वो बैंकरप्ट हो गए थे। इस चीज की कमी की वजह से वो बैंकरप्ट होने लगे धीरे धीरे करके। द इंपीरियल ट्रेजरी जो थी वो धीरे धीरे खाली होने लगी, फोर्सिंग द एम्पायर टू डिबेस द गोल्ड कंटेंट इन इट्स कॉइन, क्योंकि इंपीरियल जो ट्रेजरी एम्पायर की जो वो थी ट्रेजरी वो धीरे धीरे बाहर काम आने लगी, यानी कि अब बाहर का पैसा तो खत्म होने लगा, लोग धीरे धीरे बैंकरप्ट होने लगे, तो उसकी वजह से उनको अंदर का माल तो निकालना पड़ेगा, धीरे धीरे एम्पायर का निकालना पड़ेगा पैसा वगैरह, तो वो धीरे धीरे डीबेस होने लगे गोल्ड कंटेंट्स इन इट्स कॉइन्स में। हुना इन्वेशंस की वजह से भी कुछ चीजें खराब हुई थी। अब सेकेंड आता है इकोनॉमिक डिक्लाइन, इकोनॉमिक ट्रेड रूट्स। The empire experiences significant decline in long distance trade। अब एम्पायर को ना बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस करने लगी, जैसे लॉन्ग डिस्टेंस रूट में उनको बहुत दिक्कत आने लगी थी, उसकी वजह से स्पेशली आफ्टर द कोलैप्स ऑफ लुक्रेटिव इंडो रोमन ट्रेड नेटवर्क्स। अब सबसे पहले इनका मेन जहाँ से इनको ज़्यादा पैसा आता था वही इनका सबसे पहले कोलैप्स हुआ, लुक्रेटिव इंडो रोमन ट्रेड नेटवर्क्स, ये बहुत दूर पड़ता था इनको, इसलिए धीरे धीरे इनका लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से ट्रेडिंग रूट सिस्टम, जो ट्रेड सिस्टम वो खराब होने लगा। द सिल्क मार्केट, जो मेडिटेरेनियन डिमांड थी फॉर इंडियन सिल्क, डिक्रीज होने लगी धीरे धीरे करके, यानी कि मेडिटेरेनियन में इंडियन सिल्क की बहुत डिमांड चलती थी, लेकिन वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगी ड्रास्टिकली
once the Eastern Roman Empire learned silk cultivation from the Chinese. क्यों इस वजह से वो धीरे धीरे गायब होने लगे, क्योंकि जो वहाँ के ईस्टर्न रोमन के जो एम्पायर के पीपल थे उन्होंने चाइना से सिल्क कल्टीवेशन करना सीख लिया था। तो अब उनको जरूरत तो थी नहीं इंडिया से सिल्क लेने की, इसलिए उन्होंने इंडिया के साथ ये धीरे धीरे वो डिमांड करना छोड़ दिया, जिससे कि उनको सिल्क मार्केट में भी बहुत दिक्कत आने लगी। थर्ड, पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन एंड फेड्यूलिज्म क्या था? राइज ऑफ फ्यूडेटरीज। द गुप्ता जो गवर्नर थे एंड लोकल फ्यूडेटरीज थे उन्होंने ऑर्डर्स लेना बंद कर दिए थे फ्रॉम द सेंटर, ब्रेकिंग अवे टू एस्टेब्लिश इंडिपेंडेंट रीजनल किंगडम। वहाँ के जो गवर्नर्स और फ्यूडेटरी होते थे ना, उन लोगों ने सेंटर यानी किंग वगैरह उससे जो भी उनके पास ऑर्डर्स आते थे उन्होंने वो लेना बंद कर दिए थे। जैसे वो चाहते थे कि वो इंडिपेंडेंट हो, अपना आज़ाद होके अपना खुद का एक रीजनल किंगडम बनाए। न्यू किंगडम्स कौन से बने? टेरिटरीज लाइक मगधा, मालवा एंड वल्लभी were seized by rising powers such as the Mukhadis. The later Guptas, जो टेरिटरीज थी मगध की, मालवा, वल्लभी की, वो सीज कर दी गई थी, यानी कि उनको बंद कर दिया गया था बाय राइजिंग उनकी, क्योंकि ज़्यादा पावर्स उनकी राइज होने लगी थी, इसलिए उनको सीज कर दिया गया था। सच एज मुखाड़ीस भी आता है इनमें। द लेटर जो बाद के जो गुप्तास थे आर्ट एंड यशोधर्मन जो थे, लिविंग द गुप्ता डायनेस्टी, उन्होंने गुप्ता डायनेस्टी को छोड़ दिया विद अ फ्रैक्शन ऑफ देयर ओरिजिनल साइज। अपने उसके जैसा वो था ना उसी के ओरिजिनल साइज से उन्होंने उस गुप्ता डायनेस्टी को छोड़ दिया, ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ देयर ओरिजिनल साइज। बाय द मिड 60 बाय द, क्योंकि बाकी के जो गुप्ता एम्पायर थे वो पहले सीरीज थे, लेकिन अब उनके धीरे धीरे पावर्स बढ़ने लगे थे, तो अब गुप्ता एम्पायर कुछ नहीं कर सकता था, वो कर सकते थे बट उन्होंने नहीं करा, तो इसलिए उन्होंने धीरे धीरे करके गुप्ता डायनेस्टी जितना भी फ्रैक्शन ऑफ देयर उनका रीजनल साइज था उन्हीं के साथ उसको छोड़ के वो लोग वहाँ से चले गए। बाय द मिड 16th सेंचुरी तक द गुप्ता डायनेस्टी, वहाँ की जो इंपीरियल अथॉरिटी वहाँ जो किंग्स मंत्री वगैरह थे had effectively dissolved, यानी कि धीरे धीरे वो भी गायब होने लगे, leaving India politically fragmented into numerous regional states। अब धीरे धीरे वो इंडिया को छोड़ के जाने लगे, जिसमें से धीरे धीरे वहाँ के जो न्यूमरस होते हैं वो रीजनल स्टेट्स में बदलते गए। अब जैसे हम इसमें पढ़ते हैं फोटो में, डिक्लाइन ऑफ द गुप्ता एम्पायर 4th सेंचुरी कॉमन एरा तक, वीक रूलर से सिविल वॉर होने लगे एंड फॉरेन इन्वेडर्स ऑल कंट्रीब्यूट टू डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द गुप्ता एम्पायर की वजह से, ठीक है। The White Huns, nomadic people जो थे from Central Asia, invaded and overrun the weak empire, destroying its cities and trades। यानी कि बाहर से जो nomadic peoples आए थे, बाहर की कंट्री के, जो यहाँ पे इन्वेडिंग के लाते हैं, तो उन लोगों ने वीक एम्पायर को देखा, तो उन्होंने सिटीज को डिस्ट्रॉय करना चालू कर दिया एंड उसके ट्रेडिंग सिस्टम को भी डिस्ट्रॉय करना चालू कर दिया। नॉट अंटिल द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मुगल डायनेस्टी, कि जब तक मुगल डायनेस्टी का राज नहीं हो जाता, यानी कि आप समझ लो गुप्त एम्पायर खत्म होते ही मुगल डायनेस्टी स्टार्ट होने लगी थी। इन द 16th century common era did any state rule as much as India as a Maurya and Gupta empire rule। 16th century के बाद से कोई भी एक ऐसा रूलर नहीं आया जो कि मौर्य या गुप्ता एम्पायर की तरह रूल कर पाया हो, क्योंकि गुप्ता एम्पायर के बाद मौर्य एम्पायर आया था जो कि इतना रूल कर पाया था, लेकिन उसके बाद एक भी एम्पायर इतने सालों तक, इतनी सेंचुरीज तक नहीं टिका जो इतना रूल कर पाया। तो ये थी इनकी मेन स्टोरी जो यहाँ पे इन्होंने दिखाई गई थी। अब आगे चलते हैं। ये सच बात है कि इतना इन दो एम्पायर्स के अलावा और कोई एम्पायर्स आगे इतना रूल नहीं कर पाया, और उसके बाद से मुगल डायनेस्टीज भी, मुगल के लोग भी धीरे धीरे आना चालू कर देते हैं, एंड उनमें से एक मुगल ने ही नालंदा यूनिवर्सिटी को भी तबाह करा था। पूरा नालंदा यूनिवर्सिटी जला के राख कर दी गई थी, जिससे वो 3 महीने तक चली थी, वहाँ की जो बुक्स वगैरह थी, एंड उसकी 3 महीने तक आग भी नहीं बुझी थी। अब मिस्ट्री जानते हैं गुप्ता एम्पायर की। Who was the real विक्रम आदित्य? अब ये लोग कहते हैं कि कौन रियल विक्रम आदित्य था। Many historians कहते हैं, डिबेट करते हैं उसके ऊपर, whether the legendary king Vikramaditya was actually Chandragupta II or a combination of several rulers। अब कहा जाता है जो विक्रमादित्य थे या तो वो चंद्रगुप्ता
वो असली किंग थे विक्रमादित्य, या तो विक्रमादित्य वो एक्चुअली चंद्रगुप्ता सेकंड कहा जाता है, यानी कि उनको चंद्रगुप्ता फर्स्ट जो थे उनके बेटे माना जाता है विक्रमादित्य को, या वो किसी सेवरल रूलर्स का एक कॉम्बिनेशन था, मतलब कि वो उनका असली बेटा नहीं था, यानी कि कोई और रूलर उन्होंने बना के खड़ा कर दिया हो, वो थे। अब इसके बारे में एक मिस्ट्री है जो कि अभी तक किसी को नहीं पता, और पता भी कैसे चलेगा क्योंकि उस समय के लोग तो रहेंगे। द मिसिंग गुप्ता कैपिटल। दूसरी मिस्ट्री आती है कि एक मिसिंग गुप्ता कैपिटल, कि गुप्ता का कैपिटल कैसे मिस हुआ। हिस्टोरियंस आर स्टिल अनसर्टेन। अब हिस्टोरियंस को अभी तक ये नहीं पता चला अबाउट द एग्जैक्ट प्राइमरी कैपिटल क्या था वहाँ का थ्रू आउट द एम्पायर हिस्ट्री। अगर हम एम्पायर की हिस्ट्री देखते हैं, cities such as पाटलिपुत्र और उज्जैन are both linked to गुप्ता रूल, एंड ये जो दोनों सिटीज है ना, ये गुप्ता एम्पायर के साथ, गुप्ता एम्पायर से लिंक्ड है, और गुप्ता ने यहाँ पे रूल्स भी करा था, लेकिन अभी तक गुप्ता का कैपिटल नहीं पता था कि कैपिटल, उनका मेन कैपिटल क्या था। तो हम लोग भी नहीं जान पाए कि क्या था उनका मेन कैपिटल। अब थर्ड मिस्ट्री पे चलते हैं, लॉस्ट गुप्ता। अब लॉस्ट कैसे होते हैं? लाइब्रेरीज, मतलब कि आप अगर अब भी चीजें देखोगे तो गुप्तास के बारे में आपको बहुत सारी चीजें नहीं पता चल पाती हैं। आपको कुछ लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि गुप्ता एम्पायर होता भी होगा या नहीं, ठीक है। तो इसलिए लॉस्ट गुप्ता लाइब्रेरीज में नहीं थे। एंशिएंट इंडिया हैड वास्ट कलेक्शन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स बट मेनी गुप्ता एरा बुक्स डिसअपीयर्ड ओवर टाइम ड्यू टू इन्वेशंस, डिकेज, डिस्ट्रक्शन। अगर आपको पूरा गुप्ता एम्पायर के बारे में अगर बुक्स वगैरह जाननी होती तो नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर मिल जाती है आप लोगों को, नालंदा या तक्षशिला के अंदर। पर लेकिन जब दोनों ही बर्बाद हो चुके तो दोनों में से कहाँ से बुक्स मिलेगी? अगर कुछ बची भी होगी तो वो लोग आगे जो लोग आए होंगे उन्होंने उनको डिसअपीयर, खत्म कर दिया होगा या गायब कर दिया होगा, क्योंकि वो लोग तो अपनी बुक्स छापेंगे ना, दूसरे की बुक्स क्यों रखेंगे। तो यही था एक चीज की मैन्युस्क्रिप्ट्स, जो वहाँ की मैन्युस्क्रिप्ट्स होती थी, गुप्ता एरा की जो बुक्स थी वो भी धीरे धीरे गायब हो गई। इन्वेशन, अगर धीरे धीरे बाहर से जो लोग आने लगे उन्होंने अपना हक जमाने लगा, अपने आप को इन्वेट करने लगा, उन्होंने गायब कर दिया, डिस्ट्रक्शन हुआ। व्हाट नॉलेज में हैव बीन लॉस्ट रिमेन्स अननोन। जो भी नॉलेज थी वो अभी भी कोई भी है वो अभी तक मिली ही नहीं है, क्या पता आगे भी ना मिले या मिल जाए, कुछ नहीं कह सकते। अब मिस्ट्री 4 देखते हैं। एडवांस साइंटिफिक नॉलेज से हाउ स्कॉलर्स लाइक आर्यभट्टा मेड remarkably accurate calculations with limited instruments continues to fascinate historians। अब एक हिस्ट्री मानी जाती है जो आर्यभट्टा थे, उन्होंने कैसे एक्यूरेट कैलकुलेशन निकाल ली, किसकी, कि फर्स्ट आपको मैंने बताया था कि अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, सेकंड पाई की वैल्यू निकाली थी, एंड थर्ड उन्होंने डेसिमल्स निकाले थे, और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें और भी निकाली थी। इसमें तो कुछ दे रखे बट उन्होंने बहुत चीज़ें निकाली थी जो कि उनकी बुक्स वगैरह सबके साथ ही गायब हो चुकी है। तो ये कैसे उन्होंने निकाल सकते हैं वो लोग, क्योंकि उस समय तो कुछ साइंस वगैरह के बारे में जानते नहीं था, लेकिन आर्यभट्टा कैसे जानते थे, ये भी एक मिस्ट्री है। उनको इन सब चीज़ों के बारे में कैसे पता था। मिस्ट्री 5, द डिसअपीयरेंस ऑफ गुप्ता एम्पायर। अब कैसे एकदम से गुप्ता एम्पायर गायब हो गया। द एम्पायर डिक्लाइंड सरप्राइजिंगली। एम्पायर जो डिक्लाइन हुआ सरप्राइजिंगली, एम्पायर मतलब कि ऐसा किसी को लगा नहीं था कि एम्पायर इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा, इतनी जल्दी भी नहीं, बहुत लेट, लेकिन खत्म हो जाएगा फास्ट आफ्टर सेंचुरीज ऑफ प्रोस्पेरिटी। सेंचुरीज के बाद जो हिस्टोरियंस है वो अभी भी ये बातचीत करते हैं, डिबेट करते हैं उसके ऊपर, एग्जैक्टली हाउ मच रिस्पॉन्सिबिलिटी बिलोंग टू फॉरेन इन्वेशन, इंटरनल वीकनेस एंड इकोनॉमिक चेंजेस, की कैसे फॉरेन इन्वेशन के ऊपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने लगी थी, इंटरनल वीकनेस यानी कि अंदर ही अंदर वीकनेस आने लगी थी, अंदर ही अंदर लोगों ने, जैसे कुछ लोग धोखा दे जाते हैं अपने, वैसे ही टाइप का इकोनॉमिक में चेंजेस कितनी जल्दी आने लगे थे इनके। कुछ चीजें भी हो सकती हैं या तो कुछ चीजें होएगी जो आज तक किसी को पता ही नहीं चली होगी, क्योंकि कुछ लोग बना के भी लिख देते हैं जो कि सदियों से चलता आ रहा है, किसी को अभी तक पता ही ना चला। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्या थे। द गुप्ता एम्पायर जो था ना, द गुप्ता एम्पायर इज कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ इंडिया। गुप्ता एम्पायर को गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहा जाता है। समुद्रगुप्ता वाज नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया। समुद्रगुप्ता को नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। आर्यभट्टा जो थे वो तो प्रपोज दैट अर्थ रोटेट ऑन इट एंड ऑन इट्स एक्सिस। आर्यभट्टा जो थे जिन्होंने
बताते हैं कि जो अर्थ है वो अपनी ही एक्सिस पे घूमता है। गुप्ता जो गोल्ड कॉइन्स आर अमंग द फाइनेस्ट एंशिएंट कॉइन्स एवर प्रोड्यूस्ड। गुप्तास के जो गोल्ड कॉइन्स है वो ऐसे कॉइन्स है, फाइनेस्ट एंशिएंट कॉइन्स है, जो आज तक कभी कोई प्रोड्यूस ही नहीं कर पाया, ना उनसे पहले कभी किसी ने करे वो प्रोड्यूस। लेकिन उनकी शेप भी बिल्कुल बढ़िया थी, उन पे जो चीजें बनी थी वो भी बिल्कुल बढ़िया बना रखी थी। अब लास्ट, संस्कृत लिटरेचर रीच ग्रेट हाइट ड्यूरिंग गुप्ता रूलर। संस्कृत की जो लिटरेचर थी वो गुप्ता रूलर के ही टाइम पे अपनी हाइट पे पहुंची थी। इससे पहले संस्कृत को लोग जानते थे बट बहुत कम, लेकिन गुप्ता एम्पायर के गुप्ता रूल के साथ साथ वो लोग संस्कृत को भी जानने लगे थे। Ending. Empires rise and fall, but few leave a legacy as powerful as the Gupta Empire. More than 15 centuries later, its temple still stands, its literature still reads, and its scientific achievements still inspire the world. The golden age may have ended, but its light never truly faded. मतलब एम्पायर खड़े भी होते हैं और गिरते भी हैं, बट फ्यू लिव। कुछ एम्पायर जो ऐसे होते हैं जो कि अपनी लेगेसी, अपनी पावरफुल चीजें पीछे छोड़ जाते हैं, जैसे गुप्ता एम्पायर। उसमें मोर देन 15 सेंचुरीज तक वो रहा, मोर देन 15 सेंचुरीज तक उनकी टेम्पल्स अभी भी खड़े रहे हैं, उनके जो टेम्पल्स हैं वो अभी भी सिचुएटेड है, उनकी लिटरेचर अभी भी पढ़ी जाती है, उनके साइंटिफिक अचीवमेंट्स अभी भी दुनिया को इंस्पायर करते हैं कि कैसे पाई की वैल्यू आप लोग मैथ्स में अभी भी पढ़ते आ रहे हो, आप आगे भी पढ़ते हो, और आपको पता है कि अर्थ कैसे अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, डेसिमल्स आप अभी भी पढ़ते हो। तो ये सब चीज़ें हम अभी भी जानते हैं, और हमें पता है ये सब चीज़ें किन्होंने निकाली थी। उनका नाम अभी भी जानते हैं, आर्यभट्ट का। तो जो गोल्डन एज है वो कभी भी एंड नहीं होती, उसका कभी भी अंत नहीं होता, बट इट्स लाइट नेवर ट्रूली फेडेड। देखो, जो गोल्डन एज है वो जरूर खत्म हो जाती है, लेकिन जो उसकी लाइट होती है, जो उसकी लाइट पूरी दुनिया में पड़ती है, वो कभी भी फेड नहीं होती, वो हमेशा उसके साथ ही रहती है। तो ये एक मेन लाइन थी इस पूरे स्टोरी की। अगर आपको ये वाली लाइन भी अच्छी लगे तो कमेंट्स में जरूर बताना कैसी थी ये लाइन। ओके, एंडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड उसको लाइक भी कर दो ना, एंड कमेंट में जरूर बताना आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी, एंड जो मैंने इसमें पूछा आपको क्या वो अच्छी चीज़ें लगी, जो मैंने बताया आपको वो चीज़ें कैसी लगी, एंड मेरे को कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। एंड बेल आइकन दबाना मत भूलना, एंड कमेंट में बताना कि अगली वीडियो आपको किसके ऊपर चाहिए, कौन सी हिस्ट्री के ऊपर चाहिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी रहस्य, किसी माइल, किसी हिस्टोरिकल इवेंट के साथ। बाय बाय।